वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर संजय पटेल। ये एक कला समीक्षक हैं। ये म्यूजिकल शोज के एंड बॉलीवुड प्रोग्राम्स के ऊपर जो शोज होते हैं उनके एंकर भी हैं। 60 ईयर्स के इनके इस करियर में इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं और आज ही वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी कहानी, किस्से हमारे साथ शेयर कर। ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है कि आपका छोड़ कर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो इसको एंड तक देखना और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड तक देखो और संजय सर के साथ इस एपिसोड के मजे लो। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज का ये कार्यक्रम गुजरे जमाने के गीतों की दास्तान। दास्तान इसलिए कि हर गीत के पीछे एक न एक कहानी होती है, कुछ न कुछ किस्सा होता है। हमारे पुराने गीत दरअसल गांव की सरजमीन से आते थे। कोई चाचा होता था जो गांव से आता था, या हीरोइन का कोई मामा होता था जो गांव से आता था। शहरों का बैकड्रॉप होता था और नेपथ्य में, और उसके नेपथ्य में चले जाते थे हमारे गांव। तो गांव से मौसी आई है, गांव से मामा आए हैं। तो इसी वजह से हमारी कहानियाँ जो थी, चूँकि वो गाँव के ऑडियंस को भी एड्रेस की जाती थी, जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे। गाँव-गाँव में ये फ़िल्में चलती थी और इसीलिए गाँव का ये कनेक्ट हमारे फ़िल्मों में भी दिखता था। और हमारे फ़िल्म संगीत में भी कई संगीतकार ऐसे हैं, कई गीतकार ऐसे हैं, जिन्होंने गाँव की सरज़मीन को ध्यान में रखते हुए अपने म्यूज़िक में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, इन सब राज्यों का जो सौंधापन था, वो अपने गीतों में शामिल करने की कोशिश की। गायकी में भी वो असर आया। कुछ गायक ऐसे थे जो उस तेवर के साथ में गीतों को गाते थे। लेखन में भी हुआ, कुछ लेखक ऐसे थे जो उस ज़मीन की मिट्टी को गीतों में समाहित करते थे। तो ये है जादू हमारे फ़िल्मी गीतों का। इट इज़ नॉट मेयरली एक हीरो पर फ़िल्माया गया, एक हीरोइन पर फ़िल्माया गया गीत है। उसके पीछे पूरा भारत जगमग करता हुआ दिखता है और यही हमारे फ़िल्म संगीत की बहुत बड़ी ताकत है। संजय पटेल जी, नमस्ते। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो पे। इतना अच्छा हेड स्टार्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों में जिस तरीके से पिरोया इस पूरी फीलिंग को, काफ़ी अच्छा लगा। यही टॉपिक है हमारा आज का। एक तरीके से हम देखें तो इस समय के बदलते हुए आर्ट फॉर्म के ऊपर भी बात करेंगे, आपके जीवन पर भी बात करनी है। आप यहाँ पे आए कैसे, आप जो है वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, यहाँ तक आए कैसे। साथ में आपने एडवर्टीजमेंट के भी एक डोमेन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा है, हम कह सकते हैं। उस पर भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है हम बचपन से शुरू करते हैं। याद करता हूँ तो इंदौर के एक मध्यम वर्गीय सबर्ब कह लूँ या उपनगर कह लूँ, हम्म। राजेंद्र नगर से, जो इंदौर से कोई 12-14 किलोमीटर की दूरी पर हम्म। था, महू की तरफ। जी। वहाँ पर बचपन बीता। और जो बच्चे के बोलने का समय होता है, अगर 6 साल की उम्र में शब्द मिलते हैं, 10 साल की उम्र में अक्ल आती है, तो उस दौरान जहाँ एक बालक की प्रज्ञा चैतन्य होती है, एक महाराष्ट्रीयन परिवेश, क्योंकि राजेंद्र नगर में मराठी बहुभाषी जी। लोग रहते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से नौकरी पेशा वाले लोग, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध लोग। हम्म। गणेश उत्सव का आयोजन, होली बहुत सुंदर, दीपावली पर दीपावली। जी। घरों में जाना आना मिलना, गुलाबाई गुलाबाई वाले गीत वगैरह, वो सब जो होते थे। और इधर राजेंद्र नगर के सड़क की दूसरी तरफ जो एबी रोड उसको बाइसेक्ट करता है राजेंद्र, दूसरी तरफ बिजलपुर था, बिल्कुल। जहाँ की के लोग सब्जियां लेकर, दूध लेकर, किसान लोग राजेंद्र नगर में अपने ग्राहकों को ढूंढने आते थे। उनका वो मालवी परिवेश, मूलतः मेरा परिवार जो है वो मालवा को रिप्रेजेंट करता है। मेरे फादर श्री नरहरि पटेल मालवा के जाने माने कवि रहे हैं। हिंदी में भी लिखा उन्होंने, लेकिन मालवी उनकी एक बड़ी पहचान है। या ये भी कह सकता हूँ बहुत गर्व के साथ, क्योंकि अब वो नाउ ही इज़ 92 और 70 बरस से लगातार, अगर उन्होंने 20 साल की उम्र में लिखना शुरू किया हो, तो अभी वो मालवी का एक प्रतिनिधि चेहरा हैं। चाहे लोक संगीत की बात हो, नाटकों की बात हो या कविताओं की बात हो, तो उन्होंने बहुत काम किया। तो घर में एक वातावरण ये था कविता का, साहित्य का, गुणीजनों का ऐसे आना जाना। और संगीत का जो डीएनए में थोड़ी सी चीज़ आई मेरे। मेरे ग्रैंडफादर शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे साधक थे।
बाकायदा कोई तालीम तो उन्होंने ली, ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है, कोई किसी पंडित जी से सीखा हो, किसी हुँ, घराने से उनका ताल्लुक हो। लेकिन ये ज़रूर था कि वो रतलाम के पास में एक छोटी-सी रियासत थी हुँ, सैलाना, उसके काम से वो देश भर में घूमा करते थे और वो उस समय के बड़े महानगर जो आज भी बड़े महानगर हैं, हुँ, बनारस, हुँ, दिल्ली, हुँ, लखनऊ, लाहौर इवन, मुंबई तो बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे। जी, तो उस वजह से इलाहाबाद, तो इन शहरों में जो सांगीतिक माहौल था, तो काम-काज से निवृत्त हुए, थोड़ा-सा सुस्ताए, थोड़ा आराम किया और उसके बाद में संगीत की जो महफ़िलें होती थी और बड़े-बड़े कलावंत जिसमें कि सिद्धेश्वरी देवी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, हुँ, बड़े गुलाम अली खां साहब, फय्याज़ खां साहब, रसूलन बाई, और पीछे उधर जाएँ तो भीमसेन जी तो बहुत बाद की बात है और पुराने जो नाम हैं, अच्छा, वो सब कलावंतों के साथ उन्होंने हुँ, उनको सुना, पास से समझा। उन्होंने कुंदनलाल सहगल को भी सुना एक संगीत सम्मेलन में। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना या मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में पुराने गीतों का कोई धागा शायद केएल सहगल साहब की वजह से वो जब भी उनको सुनता हूँ तो ग्रैंडफ़ादर ने उनको भी एक संगीत सम्मेलन में सुना था जिसमें कि शायद मुझे ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है, बाल कलाकार के रूप में कुमार गंधर्व भी अच्छा, उसमें आए थे 7, 8, 9 साल की उम्र में और क्या बात कुमार केएल सहगल साहब ने और फय्याज़ खां साहब ने हुँ, दोनों ने कुमार जी की तारीफ़ की थी। तब शायद वो कुमार गंधर्व नहीं हुए थे, हुँ, लेकिन कुमार गंधर्व एंड पार्टी के नाम से शायद उनका सिलसिला शुरू हो गया था मेरे ख़्याल में, हो थोड़ा सकता है, प्रिसाइज़ली याद नहीं। पर हुँ, मेरे ग्रैंडफ़ादर ने वो महफ़िल उसका वो ज़िक्र करते थे। अटेंड फिर करी थी, कुमार जी की वो महफ़िल जो मुंबई में हुई थी जिन्ना हॉल में जिसमें कि उन्होंने पूरा माहौल लूट लिया था। ही वाज़ प्रेज़ेंट देयर और वो हमेशा वो कहते कि यार मुंबई में कुमार गंधर्व को मैंने जो सुना था, वैसा गाना मैंने फिर जीवन में कभी सुना नहीं। वो क्या कुमार बात गंधर्व की अस्वस्थता के पहले के कुमार गंधर्व वाला दौर है, जिसमें कि बाद में वो हुँ, क्षय रोग से पीड़ित हुए और जी, वो दैट इज़ ऑल। हुँ, तो कमिंग बैक टू मी, तो इस तरह से शास्त्रीय संगीत, पिताजी नाटक, कविता, अ, रंगकर्म, बाबा डीके, मराठी के सारे उस समय के कलाकार, उन सब के साथ उनका उठना-बैठना, आना-जाना सब था। तो एक वातावरण ऐसे कोई सिखाया नहीं जाता, कोई हुँ, मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसा नहीं कि आज तेरे को बैठ के नाटक हुँ, सिखाता हूँ, आज करेक्ट, तेरे को मैं संगीत सिखाऊँगा। अपनी-अपनी उस समय की विवशताएँ होती हैं, कारोबारी उस समय की, पिताजी की अपनी व्यस्तताएँ, दौड़-भाग। तो वो एक संस्कार के रूप में, फिर मेरी माँ जो है वो एक बहुत निर्भीक महिला रही। मंच पर मुझे जो निर्भीकता और बात को कहने का सहजता, निष्पक्ष होकर, सहज होकर, हुँ, क्योंकि वो मराठी बहुत अच्छी जानती थी, संस्कृत की अच्छी ज्ञाता रही, अच्छा, कविता भी कभी-कभी लिख लेती थी। पिताजी की कविताओं की पहली श्रोता होती थी और पिताजी को बता देती थी कि ये आपका यहाँ मीटर गड़बड़ हो रहा है, ये शब्द गलत हो क्या रहा है बात यहाँ। है। तो बता देती थी। लोक संगीत का उनको बहुत अच्छा शौक था उनको। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मेरे में आई और अपब्रिंगिंग में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई थी, आती हैं, आती हैं, आ आती गई हैं। थी। हाँ। तो उसके बाद में फिर इस फ़ील्ड की तरफ आपका हम झुकाव कह लें या वो इस दिशा की तरफ आप कब मुड़े? मतलब एक तो हम शुरुआत में बात करें तो एंकरिंग की तरफ और उसमें भी पर्टिकुलरली इस नीश में कि संगीत के कार्यक्रमों की एंकरिंग और उसमें भी फिर आपने वो जो गैप था, वो आइडेंटिफ़ाई कैसे किया? उसके पीछे के किस्से बताइए और फिर उसको फ़िल करने का आपका सफ़र वो कैसा था? 71 तक वी वर इन राजेंद्र नगर, हम राजेंद्र नगर में थे। जी। 71 में हम लोग साकेत में हम लोग आ गए हुँ। और आई वाज़ अ वेरी शाय चाइल्ड। बहुत खुलना नहीं, मिलना नहीं, घुलना नहीं, बातचीत नहीं करना। तो पिताजी की एक चिंताओं में एक चिंता, पढ़ाई में तो मैं अच्छा था ही नहीं कभी, अच्छा। तो वो उनकी चिंता में से धीरे-धीरे डाइल्यूट हो गया हुँ। कि करियर का क्या होगा। बट इट वाज़ देयर इन हिज़ बैक ऑफ द माइंड। बट ये चिंता थी कि ये बच्चा इतना शाय रहता है। तो जब हम साकेत में आए, तो साकेत और राजेंद्र नगर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हुँ। उसमें ऐसा अंतर ज़मीन है, आसमान का बिल्कुल। फ़र्क था। एक ये एक अलग तरह का एक अभिजात्य यहाँ का जी। रहन-सहन और वो राजेंद्र नगर का ही बड़ा वहाँ था। तो मैं मिस भी करता रहा उनको। पर जब 14-15 तक का हुआ, तब फ़ादर ने मेरी उस शायनेस को कहीं रियलाइज़ किया और मुझे एक ड्रामा ग्रुप प्रयोग होता था, जिसके डायरेक्टर थे प्रोफ़ेसर सतीश मेहता। उसमें मुझे अच्छा। उन्होंने डाला और उसमें नाटक में जाने, बिकॉज़ इट इज़ अ टीम वर्क। हुँ। तो नाटक में काम करने से और उस समय के और अभी भी उनके नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिए जाते हैं, महेश तिवारी और सुशील जौहरी। ये 2 बड़े आर्टिस्ट थे और बादल सरकार का एक नाटक था, बांग्ला नाटक था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आया था, जुलूस। जुलूस। और उसको बंगाल में उत्पल दत्त ने प्ले किया था इमरजेंसी के दौर में हुँ। और अमोल पालेकर ने मराठी में मुंबई में प्ले किया था एंड इट अच्छा। वाज़ बैंड जो और वो बड़ा एग्रेशन दिखाता था
व्यवस्था के खिलाफ। रेडिकल था एक तरीके से। रेडिकल था और वो ये भी बताता कि जनजीवन कैसा है, अव्यवस्था कैसी है, हुँ। धर्मगुरु वाली बात जो हम आजकल जी, करते हैं। जी, जी। तो धर्म में जो जो चीज़ें, तो उसमें गुरु वाला कैरेक्टर है महेश हुँ। तिवारी का। उसमें एक बूढ़ा है जिसने आज़ादी देखी है, मुश्किलें देखी है और मैं बच्चा था जो भविष्य का प्रतीक था। तो धर्म और बीतता हुआ समय, उसके बीच में मैं एक प्रतिनिधि था हुँ। जो नई आवाज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। युवाओं का आक्रोश था। कई रंगकर्मी उसमें सिनेरियो पर आए उस प्रोडक्शन के बाद में। बात लंबी हो जाएगी इसलिए उसको कट करता हूँ। बिल्कुल। तो वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया और पिताजी को भी लगा कि ही कैन डू इट, ही कैन डिलीवर इट। फिर जब स्कूल कॉलेज में आ गया था, फिर करियर वगैरह को लेकर पिताजी टैक्स कंसल्टेंट रहे, तो वो चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ और मुझे नहीं लगता था कि ये कोई बहुत आसान काम मेरे लिए है। क्योंकि प्रकट में तो नहीं आया था संगीत और एंकरिंग और लिखना पढ़ना, लेकिन हुँ। वो मतलब फ़ैसिनेट करता था। घर पर भी कोई महफ़िल जमी है, तो फट से टेबल के ऊपर गीतों के ऊपर मैं ताल देने लग जाता घर पे था। था माहौल महफ़िलों घर में का अच्छा उस था, समय? अच्छा, खूब अच्छा था। मेरे ग्रैंडफ़ादर बहुत अच्छे तबला वादक थे। अच्छा। हमारे गाँव वाले घर में सितार, बाँसुरी, हुँ। पर ये सब मैंने दौर देखा नहीं था। लेकिन ग्रैंडफ़ादर के साथ में तबले की महफ़िलों में मैंने अनगिनत रातें गुज़ारी हैं। उसने मुझे एक म्यूज़िकल सेंस, लयकारी गाना, गाने की मिठास और वो हुँ। जिस तरह से महफ़िल को सजाते थे, हालाँकि वो भक्ति संगीत ही गाते थे मूलतः, हुँ। लेकिन बढ़िया आवाज़ उनकी एकदम। खुद अच्छा लिखते थे, कृष्ण के पदों को लिखते क्या थे वो बात है! और उनका जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। है उनकी कुछ राइटिंग्स आज भी अवेलेबल? हाँ, उनके कुछ हमारे पास कुछ 10, 12, 15 गीत हैं हमने सँभाल के रखे। अच्छा। उसमें से एक था जिसको कि वो गाते थे, श्री द्वारिकाधीश ईश्वर सुमिरो सब मिल-जुल कर। श्री द्वारिका, वो द्वारिकाधीश को बहुत मानते थे क्या बात और वो मिल-जुल कर और उसका जो आखिरी जहाँ आता है पद, तो जैसे हुँ। सिग्नेचर थी उसके, ऐसा-ऐसा करके उनका नाम शंकर था। तो शंकर सिग्नेचर भी उसके अंदर आती है। तो अच्छा। परफेक्ट पोएट्री वो बहुत अच्छी हुँ। गाते थे। ये सब पदों को हमने घर में बहुत सुना। जब भी वो आते थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता हुँ। कि वो परम गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो वो हुँ। हम उनको बाबूजी या दादाजी नहीं बोलते, हमको बापूजी बोलते थे, जो संबंध अच्छा। राष्ट्रपिता महात्मा, जो संबोधन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो हुँ। हमारे घर के बापूजी जो थे, वो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे और बिल्कुल गांधीवादी, खादी हुँ। पहनते थे। बड़ा अच्छा सुरीला स्वर था। पानदान उनके पास में होता था। हुँ। कुछ चाय पीने के बाद, खाने के बाद उस पानदान को बड़ा सलीके से नफ़ासत से खोलना और छोटे-छोटे पान बनाकर खाना और क्या सब। बात है! तो उनके पास बैठने में का एक मज़ा था। मज़ा आता था। पिताजी से थोड़ा डर लगता था। उनके पास में बैठेंगे तो बोले, तुम बैठे हुए हो, पढ़ाई-वढ़ाई का क्या चल पढ़ाई, रहा है? तो वो करियर। प्रश्न ना आ जाए कि पढ़ाई। सही बात। बहरहाल जब ये नाटक वाला और ये सब कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आ गया, हुँ। फिर मैंने देखा कि नाटक वगैरह में, इन सब चीज़ों में तो है ना, रिहर्सल वगैरह में टाइम बहुत लगता है। हुँ। लाइन्स याद करनी पड़ती हैं। अगर लाइन्स ही याद हो जाती, तो फिर हम सीए ही कर लेते, याद तो कुछ रहता नहीं था। भाई ये सब याद रहता था, पिक्चर कौन-सी है, कलाकार कौन-सा है, हुँ। संगीतकार कौन है, वो गाया किसने, मन्ना डे कौन है, मुकेश कौन है, किशोरदा कौन है, वो सब चीज़ें बहुत फ़ैसिनेट करती। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही मेरे साथ में, व्हिच आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली बैकग्राउंड, कि हमारे घर में सारी चीज़ों को एप्रिशिएट, मतलब एक फ़ैसिनेशन, जैसा कि आर डी बर्मन के पीछे ही लग गए हैं, किशोर कुमार के हुँ। पीछे लग गए हैं। डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी मेरे घर का माहौल भी हमारे यहाँ पर भी, चूँकि मेरे फ़ादर इप्टा से जुड़े हुए थे, इप्टा आईपीटीए, इंडियन पीपल्स थिएटर्स एकेडमी, अच्छा। वो कम्युनिज़्म से प्रभावित था। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, साहिर, मजरू, शकील, ये सब लोग प्रोग्रेसिव राइटर से जुड़े थे। शैलेंद्र साहब, मेरे फ़ादर की शैलेंद्र जी से, साहिर साहब से, पहचान थी। इन सब लोगों से मुलाकातें होती रही हैं। मुलाकातें हाँ, होती हाँ, थी। दिल्ली क्या के बात है! इप्टा के नेशनल कन्वेंशन में, तो देखिए वो माहौल तो हुँ। हमारे घर में था। मैंने तो इन सब लोगों को देखा, लेकिन किससे ये बातचीत, ये सब इप्टा वाले हमारे घर में आते थे। तो हमारे घर में सब शायर आते थे, हमारे यहाँ अदीब आते थे, बड़े शायर नूर इंदौरी, राहत इंदौरी, ये सब लोग हमारे घर में क्या आते थे। तो बात है! एक वो एक गंगा-जमनी तहज़ीब, हुँ। गंगा-जमनी तहज़ीब सिर्फ़ बोलकर गंगा-जमनी तहज़ीब नहीं, हुँ। उसका उसको एक लेबल आचरण कर दे, होना चाहिए। उसका एक आचरण क्या बात है! हमारे घर में वो माहौल था। महाराष्ट्रीयन कल्चर था, चूँकि मेरे फ़ादर के सीनियर पार्टनर गुजराती फ़ैमिली थी, मिस्टर ओटी गांधी, तो वो गुजराती परिवेश भी था, मालवा सब था, तो ऐसा ऐसा कलरफुल परफेक्ट ब्लेंड एक एक तो था। डाइवर्सिटी तो सुंदर।
मैंने कहा यार क्या कुछ करें ऐसा कि ये इन कार्यक्रमों में जाना आना, कुछ लिखना, फिर अखबारों में रिव्यूज वगैरह पढ़ता था। लगता था ये रिपोर्ट कैसे हो रहा है, ये इवेंट कैसे रिपोर्ट हो गया ये। तो एक घटना घटी जहाँ हम राजेंद्र नगर में थे, वहाँ पर हम लोगों ने एक क्लब की स्थापना की, स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा। और उसका हमने पहला इवेंट गणेश उत्सव के टाइम पे किया। और उसका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, उस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उस क्लब की इनॉग्रेशन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऐसा कुछ तो भी था। तो उसके अंदर हमने कहा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चीफ गेस्ट के रूप में किसी को बुलाते हैं। तो नेचुरली जब फॉर्मली बुलाया है तो एंकर भी करना पड़ेगा कि अब ये इनको पुरस्कार देंगे, ये देंगे, स्वागत देंगे। तो जो जिनको हमने कहा था जो रेगुलरली साकेत में ये सब काम करते थे, वो उस दिन उनको कहीं जाना आना हो गया, अच्छा। व्यस्तता तो फिर हमारे मित्रों ने कहा, यार संजय तुम्हारे पिताजी रेडियो में भी इतना करते हैं, उनको तुम्हारे घर में तो कविता तो तुम ही करो इसको। हुँ। तो साहब मैं ही खड़ा हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट एंकरिंग असाइनमेंट इन 1978 एंड चीफ गेस्ट वाज नन अदर देन अ लेजेंड ऑफ हिंदी कमेंट्री, पद्मश्री सुशील दोशी जी। क्या बात है! और कार्यक्रम जब खत्म हुआ हुँ। तो आई विल नेवर फॉरगेट कि सुशील भाई ने मुझे, जब हम बैठ के चाय वाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा, संजय एक जगह है खाली इंदौर में कल्चरल इवेंट्स की एंकरिंग करने हुँ। की, जो कोई नहीं कर रहा है। तो अगर पॉलिटिकल लोगों के लिए मिल वो तो जाते हैं है, मिल लोग, जाती है। कमर्शियल भी मिल जाते हैं, बिल्कुल। ये एक जगह है जहाँ पर इसको खाली, अगर आप इसमें कुछ करोगे तो इसमें आपको पहचान मिलेगी। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हुँ, टू रिकॉग्नाइज़ टू एंड रिकॉग्नाइज माय, क्योंकि जितना भी मैंने कितना किया होगा आधे घंटे में, हुँ, बहुत छोटा सा कॉलोनी के क्लब का। हुँ। बट आई थिंक इट वाज हिज फोरसाइट दैट उन्होंने देखकर उन्होंने मुझे कहा कि आप करिए। और फिर मुझे एक हिम्मत आई। फिर मैं छुप-छुप के करने लगा, क्योंकि घर पे कैसे? बता के जाता था कि कहीं पर कोई प्रोग्राम है, हुँ, जाके कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम मैं करूँ क्या? या हुँ, किसी ने कहा कि आप करेंगे क्या? तो छोटे-छोटे कार्यक्रमों में जिनमें कोई प्रोफ़ेशनल फ़ीस, रिकॉग्निशन, हुँ, कुर्सी भी नहीं मिलती थी, माइक्रोफ़ोन भी वहाँ यहाँ से बोलिए, फिर नीचे खड़े हो जाइए हुँ। और अपने कहीं खड़े हुए हैं कोने में, विंग में खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं। पहला लेकिन मुझे एक बड़ा फंक्शन मुझे याद आता है जिसको मैंने किया था, इंदौर के म्यूज़िक कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन। उसमें मामा साहब मजूमदार, बंडू भैया मुंगरे, हुँ, इन सब का सम्मान हुआ था। और उसमें गाने के लिए आए थे जितेंद्र अभिषेकी जी। और खूब भीड़ गांधी हॉल में हुई थी। और मतलब उसमें मतलब ऐसा लगा कि मतलब एंकर का रिस्पेक्ट और डिग्निटी, मतलब अनिल कुमार धड़वे वाले जी ने मुझे कहा था, जो हुँ, इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता और हुँ, फ्रीलांस पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि यार संजय तुम करो। तो पिताजी ने कहा कि ये कर तो देगा अनिल, लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम शास्त्रीय संगीत के तो देर रात को सब खत्म होते हैं, तो देखो कौन छोड़ने आएगा गांधी हॉल से, वो ज़माने के इंदौर की बातें, सही ये बात है। साइकिल से नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टेम्पो में बैठ के साकेत चौराहे से आऊँगा। मैं गांधी हॉल पे उतरता था, 50 पैसे में हम गांधी हॉल पे उतर जाते थे। हुँ, वहाँ मैं 7 बजे पहुँच जाता था, प्रोग्राम करता था। और रात को म्यूज़िक कॉलेज के कोई साथी मुझे स्कूटर पर बिठाकर 2 बजे, 3 बजे, वो 3 दिन का सम्मेलन था, अच्छा। वो मैंने किया। हुँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि एक कार्यक्रम में संजय पटेल, तो एक पहली बार कोई नाम कहीं अखबार में हुँ, कि सम्मेलन का संचालन संजय पटेल ने किया, ऐसा थोड़ा-सा शुरू हुआ। फिर लिखने के लिए लेटर टू द एडिटर जैसी मैंने कुछ की कोशिश, हुँ, कि अलग-अलग विषयों पर लेटर दो। और नई दुनिया उस समय का बड़ा एक रिसाला, बड़ा पब्लिकेशन हुआ करता था। उसमें कुछ मेरे लेटर्स पब्लिश हुए। ओके। किस विषय में मतलब लेटर्स और जैसे मैंने पब्लिश एक हुए लेटर मतलब? लिखा था बरसात के ऊपर, कि बरसात नहीं हो रही थी अर्ली 80s में। अच्छा, तो मेरा एक लेटर बहुत पॉपुलर हुआ था। उस लेटर का शीर्षक था अनावृष्टि, मतलब कि कम बारिश, अनावृष्टि और टोटके। तो मालवा में क्या-क्या टोटके करते हैं जिससे कि बारिश आ जाए, इंद्र देवता को इंद्र बने। तो देवता वो प्रसन्न लेटर हो। मेरा बड़ा हिट हुआ, अच्छा। बहुत हिट हुआ। हुँ, तो हुँ, उस लेटर में मैंने कुछ ऐसे जो टोटके-वोटके किए जाते हैं, तो वो किया। जैसे मैंने उसमें किस्सा लिखा था कि ऐसा भी किया जाता है गाँव के अंदर निमाड़ के उसमें, कि एक अच्छे भले ज़िंदा आदमी की हुँ, शव यात्रा निकाली जाती है, और किसी को शव यात्रा लेकिन राज़ी करना। तो ये मेरी मदर गाँव गई थी, तो उसने मुझे बताया कि मैंने अभी ये देखा। अभी मैं वो गर्मी की छुट्टियों में गई होंगी हाँ, और फिर बरसात आने वाली आती, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा मैंने वहाँ पर देखा। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से उस आदमी को मना, अब किसी को बाप रे! मनाओ कि राम नाम सत्य, तुम्हारा हाँ, कोई राज़ी थोड़ी होगा। पर एक आदमी राज़ी हो गया। अब उसको लिटा तो दिया और ले जाने वाले ले जा रहे हैं। अब वो बीड़ी पीने वाला आदमी पसंद ज़्यादा, तो उसको बीड़ी की तलब हुई तो ऊपर लेटा और राम नाम सत्य चल रहा। वो सब सुनने के बाद में मुझे बड़ा गज़ब का लगा। मैंने कहा यार ये शव यात्रा कैसी स्वर्ग को प्रस्थान कर रहा है बीड़ी का आनंद लेते हुए। तो मैंने कहा इस पर एक चुपचाप, मेरे पिताजी को बताया नहीं चुपचाप, कि लिखने पढ़ने हुँ, वाले पिताजी से मैं थोड़ा-सा घबराते सलाह थे। लेता था कभी-कभी। अच्छा, नहीं घबराया तो पूछ लेता था ये ऐसा लिखा है। पर मैंने उस दिन चुपचाप उसको
लिफाफे में बंद करके पूछा। तीसरे चौथे दिन देखा तो पिताजी सुबह अपना उनका उनका बड़ा भारी आवाज़ और उनका एक ऑरा अलग टाइप का, जस्ट लाइक पृथ्वीराज कपूर जैसे जिल्ले इलाही एकदम। ये तुमने पत्र लिखा था नई दुनिया में? तो मैंने कहा हाँ पप्पा जी लिखा तो था। छपा है यार आज, मैंने पहली बार उनको पता है ना तुम्हारा पत्र छपा है आज तो, अनावृष्टि और थोड़ी देखो तो मैंने संजय पटेल 30 साकेत ऐसा मेरा पता। आई वॉज वेरी हैप्पी और पिताजी को भी मैंने बोला अच्छा पत्र अच्छा लगा तुम्हें, ये तो तुम्हारी माँ बता रही थी 3-4 दिन पहले एक किस्सा, तो कब भेजा था? मैंने उनको बताया भेजा था। तो वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। तो फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने कुछ नवभारत में इधर-उधर, फिर हुँ, यहाँ पर एक शास्त्रीय संगीत का को प्रमोट करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था होती थी, अभिनव कला समाज, हुँ, जो अर्ली 50s में शुरू हुई थी, जिसका पहला संगीत सम्मेलन करने के लिए ऑडिटोरियम भी नहीं था, इंदौर में राज टॉकीज़ नाम का एक थिएटर होता था, उसमें पहला संगीत सम्मेलन हुआ जिसमें पंडित किशन महाराज, गिरिजा देवी, बड़े गुलाम अली खां साहब, ये सब लोग आए थे। मेरे फादर उससे जुड़े हुए थे हुँ, और मेरे फादर रेगुलरली म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के टिकट खरीदा करते थे, हम जाते थे उसमें। मेरे ग्रैंडफ़ादर वो सुनने के लिए आते थे, गाँव से आते थे। तो उसका एक अभिनव कला समाज का आईटीसी जो कंपनी है, उसकी आईटीसी म्यूज़िक एकेडमी कलकत्ता में बनी थी। उसका आईटीसी संगीत सम्मेलन इंदौर में होने वाला था और हुआ वो। चूँकि मैं अभिनव कला समाज का मेंबर थे, तो पिताजी तो नहीं थे, मैं अपनी लूना उठाकर रवींद्र नाट्यगृह में सुनने के लिए गया और जाकर मैं अपने हॉल में बैठा सुन रहा। तो पहले आर्टिस्ट जो थे वो मुझे याद नहीं, दूसरे आर्टिस्ट जो थे उनका नाम मैं अभी आपको बताऊँगा। तो उनका अनाउंसमेंट होना था और जो हुँ, अनाउंसर थीं लेडी, वो अनायास हुँ, कुछ क्या इश्यू हुआ आई डू नॉट नो, अ, वो बीच में से कंसर्ट छोड़ के चली गई वो। अब ऑर्गेनाइज़र घबराता है, ऐन मौके पर किसको बोले? किसी ने अंदर उस हलचल के अंदर जो अभिनव कला समाज के प्रमुख लोग थे, हुँ, उनमें से एक थे श्री कैलाश तिवारी, उनको कहा और एक थे रमेश शास्त्री जी, उनके नाम भी मुझे याद है। हुँ, कहा शास्त्री जी, संजय बैठा हुआ है श्रोताओं में। हुँ, संजय बैठा हुआ है? और बोले कैलाश जी, संजय को ले आऊँ क्या अनाउंसमेंट के लिए? ले आओ। और वो टॉर्च लेके हॉल में अंधेरा और लेके मुझे ऐसे-ऐसे ढूँढने में चले आ रहे हैं और मैं बैठा हुआ पीछे आगे रवींद्र की नाट्यगृह। रवींद्रनाथ में पीछे आगे वाली सीट छोड़ के 300-400 सीट में अब हुँ, नए-नए अपन श्रोता थे, चुपचाप बैठते हैं। हुँ, बैठ अरे! संजय तुम क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं अंकल आया हूँ सुनने के लिए। आओ, आओ अंदर आओ 1-2 मिनट। मेरे को उधर ले तो मेरे को लगा बाहर नहीं हाँ, बोलिए। अरे तुम पीछे तो आओ। अब मैंने क्या कपड़े-वपड़े पहने थे मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर शायद कुर्ता-वुर्ता मैंने पहना हुआ। गया पीछे, बोले यार एक काम करो, अगला जो कंसर्ट है हमारी, वो अनाउंसर चली गई है यार, और ये हुँ, बिल्कुल सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कैसे किसी की ज़िंदगी में कोई चीज़ एकदम घटित होती है जो एक आपको एक ट्रांसफ़ॉर्म भी कर देती है, कॉन्फिडेंस भी देती है और एक एक लगता है कि रास्ता यहाँ से मिला। अंदर गया, बोले यार अनाउंसमेंट कर दोगे क्या? मैंने कहा किसका करना है? बोले पंडित शिव कुमार शर्मा का। बैठे उनका कंसर्ट है, उनका वादा नहीं यार, वो अनाउंसर चली गई। अब मैंने कहा यार क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? बोले आप अंदर चले जाओ, उनसे मिल लो, उसमें क्या? अच्छा मुझे मालूम तो था पंडित जी का, क्योंकि मैं उनको सुनने ही गया था। हुँ, बोले मुझे ऐसा लगा कुछ होगा, कुछ किसी का स्वागत। बोले नहीं, उनको इंट्रोड्यूस भी तुमको करना है। तो तुम जाकर बैठो। क्या बात दुर्गा है! काँपते पैरों से मैं अंदर चप्पल खुल, मैंने कहा पंडित जी ये हमारे अनाउंसर अनाउंसमेंट करें। अच्छा, अच्छा आइए। पंडित जी के बारे में क्या बताऊँ मैं? इतना सरल उनका, इतना सरल, इतना तरल। और फिर वो तो अ, यानी पंडित शिवकुमार शर्मा ने जैसे कि बस शिव ही बैठे हैं, हुँ, संतूर रखा हुआ है सामने। मैं गया अंदर। शफ़ात अहमद शायद उनके साथ में शायद तबला संगति के लिए थे, जिनकी अच्छा, डेथ हो गई बाद में। हुँ, तो मैंने वो ठीक-ठाक उनसे कुछ पूछ करके उनके पूज्य पिताजी का नाम, गुरुजनों का नाम, उनकी संगीत यात्रा, जो अवार्ड्स मिले, वो लेके मैंने उनको ऑर्गेनाइज़र को बोला, बोला अंकल मैं पर्दे के पीछे से बोलूँगा, मेरे को डर लग रहा है अभी एकदम। तुम्हें कैसे अरे नहीं, नहीं, पर्दा खोलो, तुम सामने आओ यार संजय, ऐसा क्या घबरा रहे हो? यार पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे से क्या होता है? वो तो खोलो। वो गया मैं, पोडियम रखा हुआ था, ब्लैक कलर का वो पोडियम अभी तक मेरी आँखों में बिल्कुल चित्र बना हुआ है और मैं जाके खड़ा हुआ और मैंने बोलना शुरू किया। तो पहली बार में मेरे अनाउंसमेंट पर ताली बजी और पंडित जी आए मेरे कहने पे, और तो वो जो शिव मेरे जीवन में फल गए, वो मुझे क्या उस फ़ीलिंग रही होगी वो भी लेकिन बता अपने नहीं आप में। सकता। और फिर दूसरे दिन रिपोर्टिंग में नाम भी आया, तो मैं तो सुन के आ गया था, चुपचाप आकर सो गया था।
मेरे पिताजी कलाओं से जुड़े, मैंने कहा इनको क्या पता, इनको यार बताएंगे तो। रात को मैं 1:30-2 बजे आया, चुपचाप कमरे में गया, सो गया। दूसरे दिन पिताजी ने उसका रिव्यू पढ़ा और उसमें कार्यक्रम का संचालन संजय पटेल ने किया। तो मैंने कहा ये तुमने कब से शुरू कर दिया ये? मैंने कहा भाई किया भी नहीं, वो तो ऐसी घटना। बोले किसने बोला तुमको वहाँ अनाउंसमेंट करने का? मैंने कहा वो रमेश शास्त्री पापा जी के अच्छे मित्र। अच्छा अच्छा। अच्छा, शास्त्री जी ने बोला था क्या? तो फिर किया तुमने ठीक से? यार मैं आज बात करूँगा। तो मैं शास्त्री जी को फ़ोन लगाया, शास्त्री जी ये संजय से करवाया आपने अनाउंसमेंट? बोले हाँ सर, कल ऐसा ऐसा हो गया रात को। और मैंने, संजय तो बहुत अच्छा किया सर, हम तो अब ये तीनों दिन का संचालन संजय ही करने वाला है। और मेरे लिए तो मतलब ये हो गया कि फिर दूसरे दिन हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी क्या वादन बात है! और जाकिर भाई साथ में तबले पे, गिरिजा देवी का गायन, पंडित वीजी जू का वायलिन वादन, पूरा सम्मेलन। फिर आई डिड इट। पूरा आपने उसको वो फिर किया, मैंने अटेंड पूरा किया। 3 दिन में क्या किया। बात है! मतलब जो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का अपॉर्च्युनिटी मिली, वो भी इतनी बड़ी मिली। और जैसे कहते हैं क्या ना, बात है! बैट्समैन कोई रिटायर्ड हर्ट हो गया और जिसको हाँ, बुलाया उसने आके जो है वो 30-35 रन धो अच्छे दिया। मार दिए उसने। हाँ, तो फिर वो ये हो जाता है कि भाई अब इनको मौका देना चाहिए। सही जैसे बात। मेरी यात्रा चल पड़ी और उससे धीरे 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 फिर पहचान। फिर बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इंदौर में, एक बड़ा लता जी के नाम का एक अवार्ड स्टैब्लिश हुआ था, लता अलंकरण जी। सुगम समारोह। तो उस उसमें भी अनाउंसमेंट करने का संस्कृति विभाग की ओर से मुझे मौका मिला। हुँ, तो अनाउंसमेंट करते 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 ही नई दुनिया के जो तत्कालीन संपादक और मालिक थे श्री अभय शेरलानी, वो मीटिंग वगैरह में आया करते थे और वो मुझसे उनसे बातचीत उनसे अच्छे से होती थी, आज कितने बजे शुरू होगा प्रोग्राम, क्या करेंगे। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार संजय, तुम नई दुनिया की रिपोर्ट भी कर दोगे क्या आज? मैं कर दूंगा सर। तो पहला रिपोर्टिंग मैंने जगजीत सिंह की गज़ल कंसर्ट का क्या बात है! मैंने किया था और बड़ा कंसर्ट था, लगभग उसमें 10,000 लोग। रात को 12:30-1 बजे तक वो कंसर्ट चला था। 7:30-8 बजे 4.5 घंटे जगजीत जी ने गाया था और सारी गज़लों को नोट करके, ना ये फैक्स था ना मोबाइल था, कुछ नहीं था साहब। मैं अपनी स्कूटर उठा के रात को 12:30 बजे सारी नोटिंग्स लेके नेहरू स्टेडियम के पास, जो छोटा नेहरू स्टेडियम, जो कुश्ती वाला स्टेडियम, वहाँ से निकल के मैं नई दुनिया केशर बाग रोड भागा। तब तक अखबार मेरे लिए रुका हुआ था और मैंने रिपोर्टिंग किया, उसको प्रूफ चेक किया और मैंने दिया। और फिर आई थिंक लता अवार्ड, देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद में एक टेक ऑफ हो गया, लिखना भी शुरू हो गया सांस्कृतिक विषयों पर। जी। उस समय के सारे बड़े कार्यक्रम जैसे इसमें आप बता रहे 10,000 की संख्या थी, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ कहाँ करवाते थे? मैं बताया ना, नेहरू स्टेडियम के पास में कुश्ती का एक स्टेडियम है छोटा, हुँ, वो उसमें शामियाना लगता था और उसकी अच्छा। गैलरीज में वो 50 रुपये वाला टिकट होता था हुँ, और अंदर बीच में कुर्सियाँ लगती थी लगभग 2,000। अच्छा। उसमें 150 रुपये वाला टिकट होता था और तब टिकट से होता था लता अवार्ड। एंड पीपल यूज्ड टू फाइट कि यार कैसे भी आज टिकट मिल जाए, क्योंकि उसमें मैंने स्टॉलवर्ड्स यशुदास को मैंने एंकर किया, आर डी बर्मन मैंने एंकर किया वहाँ। आर डी बर्मन यहाँ आए हैड, थे? या आई हैड द प्रिविलेज टू हैव लास्ट कंसर्ट एंड लास्ट अवार्ड सेरेमनी ऑफ पंचमदा। हिज़ लाइफ़्स लास्ट। लास्ट लाइन बाईपास होके लंदन से वो आए थे और फिर फ्लाइट चूक गए थे और तबीयत ठीक नहीं थी, तो सीएम ने स्पेशली, मध्य प्रदेश सरकार के पास में एक हवाई जहाज होता था, वो पंचमदा को लेने गया था। अच्छा, वो मैंने किया था। ये लता जी वाली लता अवार्ड अवार्ड था? में, यस, लता अवार्ड पंचमदा को मिला। कौन से वाले एल्बम के लिए था ये वाला? याद है आपको? नॉट नॉट फॉर हिज अच्छा, कंट्रीब्यूशन फॉर टू हिज़ फिल्म कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, द यस, फ़िल्म अवार्ड म्यूज़िक। हमेशा उसके लिए दिया जाता था, हुँ, नॉट फॉर एनी एल्बम। यशुदास किया, इतना गजब का डिविनिटी के साथ गाना क्या होता है। मैंने हुँ, मैंने दोनों कल्याण जी, आनंद जी, दोनों को साथ पर इंट्रोड्यूस, साथ में थे ये, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, दोनों को साथ में करके वो क्या सब बात है! वहाँ पर चीज़ें हुई और बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर खूब आए वहाँ पर। सोनू निगम भी उसी कंसर्ट में आए थे, ही वॉज जस्ट 19 एट दैट टाइम। अच्छा, वो तब की बात जब उनकी एकदम शुरुआत हुई बिल्कुल थी शुरू, कोई एल्बम ये वो जर्नी सब की। सब सब कोई टी सीरीज वगैरह सब वो करेक्ट। कवर वर्जन्स गाते थे। हुँ, तो एक प्रोग्राम करने के लिए उनको भी लता अवार्ड में बुलाया, तो वो भी अच्छा। आए थे क्योंकि वो क्राउड पुलर तो हो गए थे धीरे धीरे। हुँ, वो टी सीरीज के जरिए उनका नाम चल पड़ा था। लक्ष्मीकांत क्या प्यारेलाल बात है! अवार्ड सेरेमनी भी मैंने, प्यारेलाल जी आ नहीं पाए थे, उनकी बेटी की शादी थी, लक्ष्मीकांत आए थे, वो भी मैंने एंकर किया। उसमें एक यंग वॉइस आई थी, बिल्कुल 18-19 साल का लड़का, और वो हूट हो गया था और लक्ष्मीकांत जी ने आकर माइक्रोफोन पे कहा था कि देखिएगा, इस आवाज को एक दिन हिंदुस्तान दीवाना हो जाएगा इस आवाज के। क्या थी वो आवाज? किसकी थी? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह ही की। वॉज देयर। तो वो कवर के लिए आए थे यहाँ पे, नहीं, कवर वो सॉन्ग के लिए वो आए थे? क्या होता था, अवार्ड सेरेमनी के दिन जिसको अवार्ड दिया जाता था, हाँ। इफ ही इज अ सिंगर देन ही हैज टू सिंग हुँ, एंड एक प्रोग्राम देना होता था। जी। इफ इज अ म्यूजिक डायरेक्टर
देन उनको अपनी रचनाएँ जो उन्होंने क्रिएट की हैं, उसका हुँ, प्रोग्राम देना होता था। तो उसकी ओके, उसका टीम इंदौर में ये सब कुछ व्यवस्थाएँ नहीं थी पहले। जी, टीम बॉम्बे से ही आती थी। तो उसमें मेल सिंगर के रूप में वो लेकर आए थे, अच्छा, सुखविंदर को लेके। समझ गया, क्या बात है। इतना पूरा सांस्कृतिक बैकग्राउंड इंदौर में था, ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा आज की तारीख। समय बीतता जाता, अब ये समय का प्रवाह है। अथर्व और चीज़ें बदल रही हैं। हुँ, अब ये हो गया है कि एक वो था जिसमें कुछ नहीं होता था और उसमें इतना हुआ, तो हुँ, बहुत दिखता था। हुँ, अब एक्सेस हो गया है। ये फ़िल्म के हुँ, लॉन्च हैं, कॉर्पोरेट शोज़ हैं, बर्थडे पार्टीज़ में, अब इवेंट्स में, शादियों में बड़े कलाकार आ रहे हैं। हुँ, प्रीतम आ रहे हैं, हरिहरन बिल्कुल, आ रहे हैं। जी, हमने सब कला का बड़े, आप बताओ, द लेजेंड ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक अनिल विश्वास, जिन्होंने लता जी को बताया हुँ, कि कोई गाना डिलीवर करते वक्त ब्रीदिंग को कैसे बैलेंस करना है। अगर कोई जी, लाइन गा रहे हैं आप, हुँ, तो उसमें सांस लेने की जगह कहाँ होती है, ये अनिल विश्वास ने बताया लता जी को। तो अनिल विश्वास को जो अवार्ड मिला तो वो मैंने शो एंकर किया। खय्याम साहब को अवार्ड मिला तो वो मैंने एंकर किया। वो भी वहीं हुआ था। अच्छा, ये जर्नी के हम जिस मोड़ तक अभी पहुँचे हैं, ये सारा अभी इंदौर के ही आस-पास की बात कर रहे हैं हम, अभी तक आप मुंबई या फिर बाहर कहीं गए नहीं थे? बिल्कुल नहीं। कहीं कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। और बाद में आपने सोचा भी नहीं? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा था कि फिर उसके बाद में करियर आ गया, मैरिज हो गई 85 हुँ, में, ये सब सारा हुआ। सो हुँ, सो आई स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हुँ, उसमें छोटी सी टीम बना करके, एंड चूंकि मैं, मेरा कभी कोई शिक्षण अंग्रेजी माध्यम के किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से हुआ नहीं, हुँ, थ्रू आउट हिंदी माध्यम से था। तो मैंने सोचा कि क्यों न एडवर्टाइजिंग में हमारी जो भाषा है उसको अच्छी, अखबारों में इश्तेहार देखता था, मुझे लगता है क्या क्या बात को कहा जा रहा है। आ गया, आ गया, आ गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, भव्य शुभारंभ। हुँ, फिर एक सेल वेल लगती थी उसके अंदर, एक वो गांधी हॉल में सेल लगती थी, वो अंडरगारमेंट्स वगैरह की, आज आ गया हूँ इंदौर में, बर्बाद होके चला जाऊंगा, 5 रुपए में 3 पजामे, 3 रुपए में 3 कुर्ते, इस तरह के उसमें एड्स होते थे। तो और फ्रंट पे मैं, व्हेन आई एंटर्ड द प्रोफेशन इन 1983 बिफोर माय मैरिज, हुँ, सो थोड़ा सा मॉडेस्टली मैंने भाषा को अच्छा, उसका उसका जो क्राफ्ट है उसको ठीक करना, उसकी मात्राएं, उसका व्याकरण हुँ, वो ठीक रहे। तो ऐसा करते करते तो धीरे धीरे धीरे, इट वॉज टफ, it was tough initially because I was all alone. There was no, big capital available for the हुँ, business, because as usual father said कि I cannot offer any kind of capital to you. You have to, ओके, आप खुद डिग आउट करके अपना कुछ कीजिए। So, जैसे कि वो हमारी पुरानी हिंदुस्तानी फिल्मों में होता है, तो माँ उसमें सीन में अपीयर होती है। हुँ, माँ ने कहा कि लेट हिम डू। बार बार एक कॉन्फ्रंटेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है कि यू से कि सीए करना चाहिए और ही सेइंग कि भी मुझे तो अपना कुछ काम शुरू करना है, तो लेट हिम डू, 1 साल करने दो। इतने साल अभी गए, इस 23 24 अभी कुछ कर सकता है। हुँ, तो फादर ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है करो, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मदर अंदर गई वार्डरोब में जाके कहीं से उनके ऐसे 10,000 रुपये लाकर उन्होंने मुझे, दैट वाज द क्या बात फर्स्ट है। कैपिटल शी ऑफर्ड, कई सेविंग्स में से हुँ, रखे हुए थे। तो उससे मैंने धीरे 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 अकाउंट खोला है, किया शुरू, गलतियां करता गया, धीरे धीरे सीखता गया। और ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा कारनामा कोई एडवर्टाइजिंग में कर दिया, या कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोई हुँ, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, बहुत बड़ी एड एजेंसी बना दी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जितना काम किया विथ सेटिस्फैक्शन, विथ नीटनेस, सफाई से, इनोवेशन। और इनोवेशन एट द सेम टाइम, उसको हम कर सकें। हुँ, आपने अभी हिंदी भाषा की बात करी एडवर्टाइज़मेंट में एग्ज़ाम्पल देते हुए। उसपे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा में हमारे पास ये लिबर्टी भी है चीज़ों को और अच्छे तरीके से और अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की। शायद इंग्लिश लैंग्वेज में जब एडवर्टाइज़मेंट होती है या फिर इवन हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, उसमें उतनी लिबर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जितनी हिंदी भाषा में। अच्छा, एडवर्टाइजिंग वैसे भी जन जन पब्लिक हुँ, मीडिया है ना, तो हुँ, उसके अंदर अगर एकदम अंग्रेजी में, जैसे ये कहा जाए कि अंग्रेजी में भी लिटरेचर की कमी नहीं, हुँ, और ये अगर बात तो है। लिटरेचर एडवर्टाइजिंग में थोप दिया जाएगा, हुँ, जैसे अगर किसी विज्ञापन में निराला पंत, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुर, महादेवी वर्मा तो नहीं आ सकते। तो करेक्ट। आम आदमी की भाषा, जो जैसे एड्रेस, जिस टारगेट ऑडियंस पर एड्रेस किया जाता है, हुँ, उस भाषा होना चाहिए। तो वो मेरे पास में वो थी मुझे समझ, हुँ, शायद कुछ इनबिल्ट था, या कुछ मैं देख रहा था, या मैं लगातार पढ़ रहा था, देख रहा था एड्स को, तो मैंने उसको ठीक करना शुरू किया। एंड उसने उससे मुझे ये हो गया कि अपनी एक आत्मनिर्भरता मुझे मिली, अपनी शर्तों पर काम करने का एक हुँ। आज़ादी मुझे मिल गई।
थोड़ी-सी भाषाओं के ऊपर और बात कर लेते हैं क्योंकि आपका एंकरिंग वाला प्रोफ़ेशन हम ले लें या एडवर्टाइज़मेंट वाला ले लें, दोनों में ही भाषा एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। और आपके प्रोफ़ेशन में मेनली अगर हम एंकरिंग वाली बात करें तो हिंदी और उर्दू मुझे लगता है यही आपके 2 सबसे बड़े अस्त्र या फिर टूल्स होंगे। तो इनकी क्लैरिटी के ऊपर भी आप बहुत बोलते हैं और आप प्रेशराइज़ करते हैं या फिर आपका ध्यान रहता है कि इन चीज़ों को काफ़ी सही तरीके से रिप्रेज़ेंट करा जाए। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों भाषा की क्लैरिटी और भाषा का सही आर्टिकुलेशन ज़रूरी है? अथर्व, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये सवाल मेरे से किसी ने अभी तक पूछा नहीं। धन्यवाद। ये सवाल बहुत अच्छा है एंड आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस। हुँ, ये इसकी क्रेडिट मुझे देना होगी, और मुझे अगर मैं नहीं दूँगा तो नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा। ये तबीयत, ये तेवर और ये ज़िम्मेदारी हुँ, मैंने मराठी एंकर पर्सन्स में देखी। ओके। मैंने एक बार कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा के दिन हुँ, सानंद का एक कंसर्ट सुना था, जिसमें जी, जी। पंडित भीमसेन जोशी आए थे अच्छा। और उसमें संचालन करने आए थे मराठी के शीर्ष साहित्यकार, कवि और एंकर पर्सन प्रोफेसर वसंत बापट। उनको मैंने सुना, मैंने मंगला खाडेलकर को सुना, मैंने सुधीर गाडगिल को सुना, मैंने कवि अरुण साधु जी को सुना। इन सब लोगों से मैंने देखा कि ये लोग पूरा लिटरेचर का इनका पीछे एक हार्ड डिस्क चलती है। लेकिन जब फ़िल्म पर बात करनी है, सुगम संगीत पर बात करनी है, शास्त्रीय संगीत पर बात करनी है, लोक संगीत पर बात करना है, लावणी पर बात करनी है, तो वो उसी रंग में जाकर अपनी बात को कहीं न कहीं लिटरेचर को उसके अंदर पुट अप कर देते हैं, और भाषा को कभी दूषित नहीं होने देता मराठी एंकर पर्सन, नेवर। ये मदर टंग के लिए एक बहुत बड़ी ईमानदारी है। ये एक चीज़, और दूसरी ज़बान के प्रति, अपनी अपनी लैंग्वेज के प्रति और अपने लिटरेचर के प्रति अ, एक ईमानदार कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस शब्द को आप बोलना चाहते हैं, जैसे उसको निभाना चाहते हैं, अगर उसका आप अर्थ नहीं जानते हैं, तो आप मतलब मैंने कई शोज़ ऐसे देखे हैं मंगला ताई के, कि वो गाना, उसके ऊपर आया हुआ क्लैप एक अलग, मंगला खाडेलकर की बात कर रहा हुँ, हूँ, वो अलग। संगीतकार के लिए, म्यूज़िशियंस जो बैठे हैं, उनके लिए अगर रिदम पे बहुत अच्छा काम हो, तो उन पर तालियाँ अलग। हुँ, और वो गाना खत्म होने के बाद में मंगला जी ने एक बात कोई ऐसी कह दी है, जिसके ऊपर आई हुई तालियां इन सब तालियों पर भारी पड़ जाती थी। ये मुझे अंदर 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 मुझे चौंकाती थी चीज, कि ये हुनर कैसे किया जाता है। हुँ, पर अब आप न तो किसी से पूछ सकते हैं, करेक्ट, आप एकलव्य की तरह से इसको आत्मसात करने की कोशिश बिल्कुल। करें, सीखे, एक मूर्ति बनाते हैं। हुँ, मैंने भी ऐसी एक मूर्ति बनाई अपने मन में, कि ऐसा मैं करूँगा तो अच्छा रहेगा। उसके लिए मैंने, अगर मैं फ़िल्म संगीत पर कर रहा हूँ या लोक संगीत पर कर रहा हूँ या शास्त्रीय संगीत पर कर, उसका एक तो मैंने स्वाध्याय करना बहुत शुरू किया। संगीत का। खूब किताब, ये जो आप पूरा सारा देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी है ये चीज़ें। और मेरा कोई प्रोग्राम हो रहा हो, उसमें किताब काम में आ रही हो, नहीं काम में आ रही हो, हिंदी की हो, अंग्रेज़ी की हो, मराठी की हो, मैं तीनों तीनों भाषाएँ मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे हुँ, से। तीनों की किताबें हों, मेरे पास मराठी की किताबें मिल जाएँगी, मैं उनको पढ़ता हूँ। मुझे समझ में आता है। फुले बेचिता किताब मैंने पढ़ी थी मराठी की, जिसमें लता जी के ऊपर जिस तरीके से बात को कहा गया था, मुझे लगा कि ये कैसा अनूठा तरीका है गायिका के बारे में कहने का। और लता जी हुँ, कितनी बड़ी, मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, या ये कहाँ आ गए हम यूं ही हुँ, साथ चलते चलते, या 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ये हुँ, गाने, ये लिरिक्स और ये 3 मिनट का संगीत, और रति अग्निहोत्री और हुँ, रेखा और अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा, हुँ, इसमें मेरी दिलचस्पी है। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा नहीं, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो इसमें ये है कि अ, ये इसमें जो पीस बजा है इस गाने के अंदर, ये हुँ, वायलिन का पीस शंकर जयकिशन ने ये जो बजाया है, ये लोग सुनने वा वो क्या होता है, सुनने वाला क्या होता है, अथर्व, मैंने रास्ता इसलिए भी पकड़ा कि सुनने वाला सिंगर और गाने की धुन, वो उसका ऑरा इतना बड़ा है कि उसमें लिरिक्स और कवि वो मर जाते हैं सर, मसल जाता है वो ये जरूरत है कि लीजिए आप सुनाते हैं आपको एक एक गीत, रमैया वस्ता भैया, वाह वाह वाह, तो लोग इधर से बात करेगा उधर, फिर वो से बोलेगा
श्री 420 है, रफ़ी है, मुकेश है, वहाँ सभी हाथ। मैं अथर्व अपने प्रोग्राम के अंदर एक तो मैं गाने का मुखड़ा बताता नहीं हूँ। आई नेवर डू इट। मुझे लगता है कि वो सस्पेंस जब तक मैं बोल करके उसका वो प्रील्यूड बजेगा हुँ। और उसका जो जब आजा सनम मधुर चांदनी में हम उसका जो वो बजेगा, हुँ। तो उससे जो मैंने देखा है कि वहाँ पर हुँ। जो एक चमक आती है इट्स लाइक एन लिसनर। इन्विटेशन टू द यस, ऑडियंस। आइए जुड़िए, कनेक्ट होइए। करेक्ट। लोग बोलते हैं कनेक्ट कैसे करते हैं? अरे ऐसे करते हैं। अब सब तो तुम परोस देते हो। हुँ। गीतकार हैं शैलेंद्र, हुँ, हुँ। संगीतकार हैं शंकर जी, 1955 में बनी थी। हुँ। राज कपूर पे फ़िल्म आया था। नरगिस उसमें थी। ललिता पंवार भी वहाँ फुटपाथ पे बैठी हुई है। राज कपूर डांस कर। अरे यार, आपको ये सब जो है ये विजुअल माध्यम है। हुँ। ये तो हमारे फ़िल्म क्रिएटर्स जो हैं, राज कपूर जैसे लेजेंड्स, गुरुदत्त, सारे अब टिल श्याम बाबू से लेकर श्याम बेनेगल से लेके गोविंद निहलानी और अभी नए बनाने, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे फ़िल्म मेकर जो है ना, दे आर नॉट इनटू अ बिज़नेस ऑफ मनी मेकिंग। ये बड़े-बड़े मनोचिकित्सक हैं ये। हुँ। ये मनोचिकित्सक हैं। ये पूरी साइकोलॉजी की मनुष्य की जानते हैं कि कहाँ किस पिक्चर में कहाँ एंट्री देकर कहाँ शाहरुख खान को कैसे एंट्री देना और कैसे देखते हुए ऐश्वर्या राय देवदास में उसको जब आएगी और देव देव करते हुए चिल्लाती है और शाहरुख खान जाके तालाब में गिर जाएगा और उसके बाद में डोला रे डोला गाना और हाथ में कैसे पिक्चराइज होगा, हाथ में लेके कैसे माधुरी दीक्षित आएगी, कैसे कोरियोग्राफर। सर ये लोग क्या कमाल के लोग हैं ये। इतना टीम वर्क। लोग कहते हैं पाकिज़ा को बनने में 16 साल लग गए, मुग़ल ए आज़म को बनने में 15 साल लग 15 गए। साल लग तो गए। ये क्यों होता था ऐसा? क्यों होता था? उसमें मुग़ल ए आज़म में ये वाक़या है कि एक गाना पिक्चराइज़ होने में तो मधुबाला का वो गाना जब समाप्त होता है जो शीश महल को लेके, बाकायदा वो शीश महल आर डी माथुर साहब ने वो शीश महल क्रिएट किया और के आसिफ वाज़ अ मैड डायरेक्टर। तो शाहपुर जी पालन जी जो फाइनेंसर थे उनके, हुँ। जो जिससे ये आपके ज़माने की जो एक लिंक जुड़ती है साइरस मिस्त्री जी। जी जो जी, जी, जी। चेयरपर्सन बने टाटा चेयरपर्सन ग्रुप के, टाटा के। उस फैमिली ने फाइनेंस किया था मुग़ल ए आज़म को, शाहपुर जी पालन जी ने। तो अरे बोले तू यार, उनका नाम के आसिफ है ना करीम। अरे हुँ। करीम तू, बाबा तू पागल कर दिया मेरे को, तू दिवालिया कर दिया, तेरे को क्यों चाहिए इतने पैसे? और चिढ़ते थे वो शाहपुर जी पालन पारसी बाबा उसके ऊपर और कहते नहीं मेरे को तो चाहिए। मुझे तो राज राज मुझे अजमेर जाता हुआ रेगिस्तान में जाता पृथ्वीराज कपूर दिखाना तो मैं अजमेर में जाके ही शूटिंग करूँगा और उसी रेगिस्तान में पृथ्वीराज कपूर के दबते हुए मेरे को वो गड़ते हुए जो निशान है मेरे को वो दिखाना है। मुझे पनघट पे नंदलाल छिड़क गया या जो दूसरा जो गीत है जिसमें कि वो झाड़ फानूस गिर हुँ। पड़ता है और सब मोती वो गिरते हैं और वो उन्होंने कहा मेरे को असली मोती ही चाहिए। तो उन्होंने कहा असली मोती क्यों चाहिए यार, गिरने के बाद में उसमें गिर जाएँगे, बिखर जाएँगे, इसमें इसमें नहीं बोले असली मोती का साउंड अलग होता है, नकली मोती का साउंड अलग होता है। साहब असली मोती गिरे उसमें टक, 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 टक करके गिरे एंड उन और एफर्ट्स बोले का ले जा रिपल यार मेरे बाप, ले जा तू ले जा ये चेक ले जा। फिर जो है वो फिर पैसे दे देते हैं उनको। उन एफर्ट्स का रिपल इफेक्ट हम आज तक देख रहे हैं। इट बिकेम अ लाइक कल्ट कल्ट। जो आज तक चल अ, रहा है। उसका रेफरेंस लेके इंडियन सिनेमा की बात उस रेफरेंस के बिना कभी नहीं कभी होती। नहीं हो सकता। उस ज़री का काम पूरे जो कपड़े पहना है, हुँ। वो तो बड़ा पार्ट तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। थोड़ा बाद में अभी कलर हुई ना वो तो। जी, बाद में लेकिन उसको उसके अंदर कलर में सारा जो कन्वर्ट करा काम है। मतलब जिन लोगों ने उसको बाद में कलर किया हुँ। उसमें टीम के हेड जो थे वो ही वाज़ वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स। ओके। मालूम पड़ा बोले सब कितना टफ काम था लंदन में ले जाके उस पूरे प्रिंट को ले जाकर एक-एक पिक्चर क्या मतलब जहाँ जहाँ ज़री का काम दिख रहा है वहाँ ज़री का काम वहाँ दिख रहा है कि वो ज़री का काम है वहाँ पर। एज़ इफ ही न्यू कि ये कभी आगे जाके कलर में होने वाली है। ये देखिए जैसे जय शायद कि आसिफ तो जानते नहीं थे। ही पास्ड अवे एट एन अर्ली एज। लेकिन आप देखिए उन्होंने कहा मैं उनको मतलब इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैं एक कोई ऐसा कालजयी दस्तावेज बनाने जा रहा हूँ जो आने वाले सदियों तक लोग इसको याद रखेंगे। और क्या पेशेंस लेवल रहा होगा। 15 साल एक प्रोजेक्ट में। 15 साल एक प्रोजेक्ट में मुगले आजम, वो बड़े गुलाम अली खान साहब को नौशाद साहब ने कहा कि यार इसमें सा राग रागी हो रहा और ये तो बड़े गुलाम अली खान साहब, तो ये किस्सा तो बहुत फेमस ही है। तो बोले बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब जिसमें गवाते हैं प्रेम की मार कटार ठुमरी, उसके अंदर जब पहली बार अपना प्रेम व्यक्त करते हैं दिलीप कुमार मधुबाला के हुँ। प्रति, तो हाथ में उनके एक मयूर पंख है और उधर से वो एक फूल डालते हैं और उस तरफ खड़ी और वहाँ से जा रहा है और उसमें प्रेम की मार कटार चल रहा है। तो वो गए ना बोले यार
आसिफ साहब मुझे तो बहुत ये उस्ताद को गए हो लेके? अब उन्होंने कहा कि वो नौशाद साहब आते, उनका परिचय तो था बड़े गुलाम अली खां साहब। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, "अरे पिक्चर-विक्चर में मैं नहीं गाता हूँ।" मैंने बोले, "हाँ साहब, वो मैं करीम भाई।" वो आ गए वापस नौशाद साहब। हुँ, तो बोले, "यार मना कर दिया उन्होंने।" अरे बोले, "कितने पैसे लेंगे वो?" बोले, "जो लेंगे, जैसे लेंगे, जब देखा जाएगा क्या क्या होगा। अपन चलो तो मैं भी चलता हूँ।" फिर क्या आसिफ हुँ, और नौशाद साहब फिर आए। अब बड़े गुलाम अली खान साहब को बोले ऐसी कुछ बात कर दो कि जिससे ये इनको पैसे देने की हिम्मत ही ना, ऐसा बोल दो। तो उन्होंने फट से उनसे कहा कि नौशाद को कितना पैसा दे रहे हो पूरी फ़िल्म के लिए? हुँ, तो उन्होंने एक फिगर जो भी कहते हैं कि हुँ, 50,000 पूरा फ़िल्म, हुँ। तब अर्ली 60s में 61 में रिलीज़ हुई थी। तो 50,000 देंगे। तो बोले 51,000 लूँगा 2 ठुमरियाँ गाने की। उन्होंने बैग में से निकाल के 25,000 तो वहीं रख दिए। बाप रे! बोले, "खान साहब गाएँगे तो आप ही, गाएँगे तो आप ही।" और जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनको आने अब खान साहब यानी कि बैठ के ही गाना, माइक्रोफ़ोन पे हुँ, खड़े होके तो कोई वो महबूब स्टूडियो में जाके राजकमल में जाने गाने से रहे, और उनकी बड़ी स्थूल काया थी, कभी पिक्चर देखिएगा, हुँ, वो शरीर उनका ऐसा, वो तो बैठ के गाएँगे। तो साहब उनके लिए बाकायदा मंच जैसी बिछात की गई, स्टूडियो में। मसनद लगे और एज़ इफ कंसर्ट होने जा रहा है, और हुँ, सारा स्टूडियो का पूरा टेक्नोलॉजी वहाँ लाई गई, ग्राउंड पे, वहाँ पे। ज़मीन पर। तो बिछात की एक राजा की जैसे मुग़ल आज़म में तो पृथ्वीराज कपूर उसके अंदर जो है वो हुँ। कहलाए ज़िल्ले इलाही लगी, असली ज़िल्ले इलाही मुग़ल आज़म के तो बड़े गुलाम अली खां साहब सही हैं। बात है। ठस्की के साथ में उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि नौशाद साहब ने कहा, खां साहब आज बात बननी है क्या? तो बोले यार वो जिस पे पिक्चराइज़ किया जाना है, जैसे पिक्चराइज़ किया बोले फ़िल्म तो उस ज़माने में भी एलईडी तो होता नहीं था। हुँ, तो साहब बोले वो बोले कल फिर करेंगे। तो दूसरे दिन बाकायदा वो 30 एमएम, 5 एमएम में उसको उस सीन को लाया गया। स्टूडियो अच्छा। में बैठे खान साहब और मधुबाला को देखते बोले, हाँ, अब देखिए अरे! बात बनी नहीं बनी। क्या बात है। तो ये चीज़ें कैसी हुई हैं ना, ये अब हुँ, हमारे फ़िल्म संसार में। एंड ये चीज़ें डिज़र्व करती है फिर उस तरीके से रिप्रेज़ेंट होना, और फिर आप ऐसे इनको शोज़ में। देखेंगे कि तलाशेंगे तो आपको मिलेंगी नहीं आप। सही बात है। तो ये तो कोई आपको एफ़एम चैनल नहीं दे सकता है। करेक्ट। हालाँकि अब सब एफ़एम चैनल्स को भी सब रेट्रो की शरण में जाना पड़ रहा है। हुँ, वो भी अब है ना नॉस्टैल्जिक हो गए हैं और पुरानी चीज़ों को बताने, क्योंकि क्या है कि हमारा पुराना संगीत जो है, हुँ, वो जिन लोगों ने, इट्स वेरी ईज़ी हाँ, कि ये फलाना गाना जो है, नैनों में बदरा छाए, बिजुरी सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले। ये कर दो, बोले जैसा भीम पलासी, तो भीम पलासी में क्या है, ये सुर है, ये वर्जित है, ये हटा दो लगा के भीम पलासी मदन मोहन जी ने बना दिया। हुँ, ऐसा नहीं है सर। उसके इंटरल्यूड्स को कैसे लिया होगा, उसका प्रील्यूड कैसे लिया होगा, उसका रिदम कैसे लिया होगा। वहाँ आपका 3 ताल और रूपक-वूपक वो थोड़ी चलता है, वहाँ पर गाना जैसे होना है, उसमें गिटार्स भी हैं, वायलिन्स भी हैं, सितार भी हैं, सब चीज़ें हैं, फ्लूट भी हैं। उस ज़माने का जो रिक्वायरमेंट का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटेशन होता था, वो चाहिए उसमें। करेक्ट। शास्त्रीय संगीत तो सिर्फ़ हारमोनियम, तबले, सारंगी पर हो जाएगा। ऐसा अगर मदन मोहन जी बनाने लग गए, तो गाना चलेगा नहीं, पिक्चर भी नहीं चलेगी। मतलब उसमें हमें आर्ट भी चाहिए बट एट द सेम टाइम वो मार्केट में भी तो रन करना चाहिए। किस हीरोइन पर फ़िल्माया जाएगा, हुँ, कहाँ पर वो दिखाया जाना है, किस पृष्ठभूमि को वो गाना किस अभी क्या ख़त्म हुआ है, हुँ, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ स्टोरी। तो वो दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट उसका। होना चाहिए। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, हुँ, अराउंड द ग्लोब आपको कहीं दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, जहाँ स्टोरी में बुनावट करके म्यूज़िक बनाया जाता है। करेक्ट, एब्सोल्यूटली, ये तो है। अंग्रेज़ी फ़िल्मों को देख लीजिए, ईरानी मूवीज़ को देख, क्योंकि म्यूज़िक उसका पार्ट का हिस्सा नहीं। म्यूज़िक एल्बम्स आर अ डिफरेंट इंडस्ट्री। म्यूज़िक इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री। म्यूज़िक इज़ देयर इन द फ़िल्म्स बट नॉट द लिरिक्स, नॉट द सॉन्ग्स। हम कहानी भी मतलब हमारे स्टोरी टेलिंग चल रही है गाना चलते-चलते हमारे यहाँ पे। किस्सा मुझे याद आ गया वो अ, फ़िल्म बन रही थी, अ, चित्रलेखा शायद, या हाँ, चित्रलेखा ही थी शायद, और प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोशन साहब। हुँ, तो उन्होंने कहा कि चित्रलेखा ने भारतीय पृष्ठभूमि और ऐसा सारा हुँ, इंडियन वो सब वैल्यूज़, हुँ, उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा इसमें आप ऐसा कर लीजिए, वो मे बी रॉन्ग, मतलब शायद चित्रलेखा नहीं और कुछ होगी, पर उसमें ये गाना था शायद, मन रे तू काहे ना धीर धरे, हुँ, है ना? तो अब देखिए, तो उन्होंने उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो रोशन है,
हुँ, तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर ने कहा कि ये हिंदी पृष्ठभूमि भारतीय संस्कृति का ये है विषय, इसमें एक काम करिए, पंडित प्रदीप भी या पंडित भरत व्यास हुँ, या शैलेंद्र जी से लिखवा लीजिए। मैंने कहा, मैं तो रोशन साहब ने कहा, मैं तो साहिर साहब के साथ ही काम कर। अरे वो गीत-वीत कैसे लिखेंगे? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति इसके अंदर वो पूरा नेपथ्य एकदम बौद्ध काल और वो सब। हुँ। मुझ पे छोड़िए। और फिर साहिर साहब को बुलाया उन्होंने, ऐसे बैठे हैं रात को साहिर साहब, "साहिर भाई, आज घर नहीं जाने दूँगा यार। आज मुझे आपको रात को सारे गाने मुझे लिखवाना है। आज ही आप लिखिए।" और ये गाना इमर्ज हुआ, "मन रे तू काहे न धीर धरे।" आप बताइए इसमें उर्दू कहाँ है? शायरी, "मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने।" हुँ, ये कैसे आया गाना है? और ये इसका जब नीचे जाके देखेंगे आप, गूगल करेंगे, हुँ। तो आपको साहिर लुधियानवी मिलते हैं। कि क्या 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 काम करने वाले लोग थे। चलिए, अगर अब हम इस सिलसिले को और आगे की तरफ लें, तो अभी हमने वो 60s और 70s वाले दौर की 80s तक भी हम थोड़े बहुत पहुँच गए थे। इस टाइम के हमने मूवीज़ और सॉन्ग्स इनकी बात करी। अब उसके बाद जो ट्रांज़िशन हुआ इधर 20s में आके, मूवीज़ का भी हम कह लें और म्यूज़िक का भी हम कह लें और उसके एट द सेम टाइम ये जो कॉन्सर्ट्स होते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इनकी इंडस्ट्री का भी हम कह लें। इन तीनों को पकड़ के फिर वो ट्रांज़िशन के बारे में आप बताइए कि ये ट्रांज़िशन किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ? आपने सूत्र संचालन किया था, वो भी इसी संगीत को लेके इसी ट्रांज़िशन संगीत को लेके हुआ था वो भी। हमने अटेंड करा था, काफ़ी जी, मज़ा आया था उसमें भी। जी। ऐसा नहीं है कि समय बदल गया तो संगीत भी बदल गया है। संगीत का अच्छा। जो मूल तत्व है, हुँ, उसके वो स्वर सात, हमारी वही ताल, जी। वो अगर त्रिताल में 16 मात्राएँ हैं तो ताल नहीं बदलेगी। उसको कुछ और करके ड्रम्स पे, ट्रम्पेट पर कहीं कुछ करके आप उसको उसको पैकेज उसका एक नया बना लीजिए। हुँ, उसका आधार मेन वही तो है। तो प्रोडक्ट तो इसलिए वही है। आप देखते हैं कि बार-बार संगीत बदलने के बाद में भी एक कोई हवा का झोंका, मेरे डोलना, हुँ, कोई गीत आ जाता है। या केके का कोई गीत आ जाता है तड़प तड़प के, हुँ, कोई गीत आ जाएगा या अरिजीत सिंह का कोई गीत आ जाएगा। ये इस बात को साबित करता है कि संगीत की जो आत्मा है वो मेलोडी में जीवित रहती है। वो अगर रहा तो संदेश शांडिल्य जैसा क्रिएटिव संगीतकार उस्ताद राशिद खान से गवा लेता, आओगे कब तुम साजना, और नए ऑर्केस्ट्रेशन के साथ गाया है खान साहब ने वो गीत। हुँ, लेकिन इट्स अ कल्ट सॉन्ग। एब्सोल्यूटली। शास्त्रीय संगीत की अगर गाने वालों की फ़हरिस्त बनेगी, बड़े गुलाम अली खां साहब जिनका ज़िक्र किया, हुँ, केत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले, हुँ, भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खां साहब, आज गावत मन मेरो, हुँ, पंडित डीवी पलुस्कर, कई लोग, हाँ, तो उसमें ये नाम फिर राशिद खान आएगा, साहब का नाम आ आएगा। जाएगा, लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे कुछ जिसको कहते हैं कि चमकदार गुल-बूटे जैसे कहीं कशीदाकारी की होती है ना कपड़ों में, हुँ, वो कशीदाकारी की मानिंद पुराना म्यूज़िक आता तो है, पुराना तत्व आता है, रागधारी आती है, और जो कुछ भी है करे, मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर मोस्ट क्रिएटिव। डीडीएलजे का म्यूज़िक आप देखिए, इट्स कल्ट म्यूज़िक। आज भी सारी शादियों पार्टियों के अंदर आपको एक गाना डीडीएलजे का मिल जाएगा। यशराज फ़िल्म्स के 2 गाने आपको, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ, हुँ, आपको बराबर मिल जाएगा। उसने हमारी, उसे देखिए, कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि हमारे सोशल उससे मैकेनिज़्म से सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा होता था पहले भी। अरे अभी भी होता है। सारी हुँ, शादियों पार्टियों में जितने भी जो गाने बज रहे हैं अभी, सारा जो ये संगीत का जो ट्रेंड आया है, हुँ, किससे आया है? ये फ़िल्मों से आया है। ये यशराज फ़िल्म ने, श्रीदेवी की फ़िल्मों ने ये हुँ, संगीत चालू कर दिए बड़े-बड़े। इसमें कितने इवेंट मैनेजर सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी म्यूज़िकल टीमें सर्वाइव कर रही करेक्ट। हैं। सर ये सोशल इंजीनियरिंग है। कितने लोगों को काम मिला, कितने लड़के-लड़कियाँ दौड़ते हैं जब होता है तो। कितनी सजावट है, कितने फायरवर्क्स, कितना लाइटिंग, कितना नेपथ्य, स्टेज स्टेज सब होता है सर। देखिए इससे अब ये वाली अभी देखिए इसके ना, इसके इसके सामाजिक उस तथ्य पर बात में जो बड़े छोटे वाली बात करिए मत करिए कि वो बड़े वहाँ पर मेगा इवेंट्स होने लग गए तो छोटा आदमी कसमसाता है, फिर उसका बेटा भी बोलता है पापा मेरे भी, अरे वो अपनी हैसियत से करेगा, जैसे करना सकेगा, सबके नहीं अपने-अपने करेगा। लेवल और सबके अपने स्टेजेज़ अपने हैं। लेवल है। देखिए, मनी का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हमारा तो कहना है। पेटी में लाके बंद करके रख देने से तो होगा नहीं, फ्लो बना रहना चाहिए। करेक्ट। फ्लो तो ऐसे ही बनता है, जिसके पास है वो करेगा, किसी से उधार लेकर तो नहीं आया। हुँ, करने वाले तो 5,000 की शादी भी कर देते हैं और 25,000 करोड़ के अंदर उसके राइट्स बेच देते हैं। इसमें भी कहीं इकोनॉमिक्स है। बिल्कुल है। आप क्योंकि चर्चा करते रहिए, आप आलोचना करते रहिए।
तो शो विल गो ऑन, तो चलेगा। सभी को अपना पेट भरना है तो बट हक भी है सबका और ये उसमें। सब पुराने राजे रजवाड़ों में आप जाकर देखिए, तब भी ऐसी शादियाँ होती थी। हुँ। कोई बोले साहब किसी मैंने मैंने मेरी जानकारी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ग्वालियर में आए थे एक शादी में, शहनाई बजाने के लिए। बाप रे! गाना हुआ था, बेगम अख्तर का गाना हुआ है, शादी में, महफ़िलों में, होता था। आजकल के दौर में जो आर्टिस्ट्स हैं, अब इसमें हम संगीतकारों को भी ले लेंगे, कंपोज़र्स भी आ जाएँगे और मूवी डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें। इन लोगों की ज़िम्मेदारी वाले एक पॉइंट को लेके बहुत सारी उँगलियाँ उठती हैं कि जो आर्टिस्टिक एक सर्कल है हमारे समाज का, इनकी एंटरटेनमेंट के अलावा एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है, ऐसा बार-बार उँगली करके उनके ऊपर दिखाया जाता है और उँगली उठाई जाती है। जैसे कि रिसेंट में अगर आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रिसेंट में ही क्या बनती आ रही हैं कुछ समय से, बहुत सारी इवन मूवीज़ वेब आती हैं, सीरीज़। इवन वेब सीरीज़ सही कहा, जिन पे बार-बार उँगलियाँ उठती हैं और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उठती है कि अगर ये आर्टिस्ट्स हैं सारे और अगर ये एक आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी परसेप्शन से कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है और इसलिए इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। तो इस कॉन्सेप्ट इस चीज़ के ऊपर आपको क्या लगता है? आप इसका क्या बेस्ट कहना एग्ज़ाम्पल चाहेंगे? है पंचायत 3। पंचायत 3। आप देखिए उसने कितनी सुर्खियाँ सोशल मीडिया पर बटोरी हैं। नए ज़माने बाप का रे! माध्यम है सोशल मीडिया। जी। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हुँ, सारा उसने एक तरफ गालियों वाली वेब सीरीज़, हुँ, ऑब्ससेनिटी वाली वेब सीरीज़, उन सबके सामने एक मेयार खड़ा किया, एक शिखर अपना बना दिया और जो बिल्कुल अननोन चेहरे थे, वो घर के चेहरे बन गए, हुँ। उनके डायलॉग बन गए। अरे विनोद, सब वो विनोद ऐसा बड़ा साधारण सा एक ज़मीन का एक जो शब्द था, वो मुँह में चढ़ गया यार एकदम। वो आपने कैसे देखी पूरी? पूरी देखी? क्या बात है! कैसे कैसे हुआ वो? गुलमोहर, बाकी और इस तरह की वेब सीरीज़। देखिए, हर दौर में बुरा अच्छा आएगा। 40 हुँ, पहले खराब फ़िल्में आती थी। एक फ़िल्म अ, फ़िल्म मेकिंग के अंदर संगीत में और म्यूज़िक में एक चीज़ है, मोनोटनी किसी को पसंद नहीं। भक्ति, भक्ति, हुँ, भक्ति, भक्ति, भक्ति आदमी का लेबल ही लग गया कि ये भक्ति फ़िल्म है, भक्ति। हुँ, उसको भी टूटा, देश आज़ाद हुआ। हुँ, फिर हर फ़िल्म के अंदर एक कोई गाना हुँ, देशभक्ति का। फिर उपकार आ गई, मेरे देश की धरती, हकीकत आई, हुँ, देश आज़ाद हुआ, चाइना मूवमेंट, 71, हुँ, अ, बांग्लादेश, बांग्लादेश, कारगिल। कारगिल। नए ज़माने हो गए, ये दिल मांगे मोर वाली लाइन को लेकर और हुँ, कुछ क्रिएट किया, नए गायकों ने किया, रहमान साहब ने किया, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम क्या किया, कैसा एल्बम बताइए। पूरी कितना पूरी आप सुंदर है। 70 साल की आप जो कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री की सारे रेवेन्यूज है वो जोड़ लीजिए और माँ तुझे सलाम उसको जोड़ लीजिए, क्या हाइट्स मिली उसको, प्राइवेट एल्बम, हुँ, फिजाओं में गूंजती है चीज। आपको क्रिएट करके डेयर करना पड़ेगा, मुझे देना है ये बात। जैसे हमारे पुराने फिल्म मेकर्स, गुरुदत्त ने अपनी शर्तों पे अपनी फिल्में बनाई, राज साहब ने, राज कपूर ने बनाई, हुँ, अभी भी बना रहे हैं अपनी शर्तों पे। पंचायत बनाने वालों ने बनाया, सामने गाली गलौज, ऑब्ससेनिटी, मारकाट, खून, हत्याएं, सब था उसके सामने, ये भी था। और चलिए, हुँ, आप मेलोडी लेके आओगे ना म्यूजिक में भी, चलेगी सर। जैसे मैं जिस तरह की एंकरिंग करता हूँ, मैं इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनता, जोक्स हुँ, नहीं करता। वही कोई बात आ जाए, मतलब वो स्पॉन्टेनिटी के साथ आ स्पॉन्टेनिटी के जाए, साथ, बिल्कुल। तो उस बात का मजा है उसमें, फिर है ना हुँ, सुनने वाले को भी मजा आता है। यार हुँ, बाकी तो सब आजकल व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जी। अंदर सारे जोक्स तो चल रहे हैं सब वो नए वाले, दिखता है कि ये नेचुरल है, यहाँ हाँ, तक आया है, खुद क्रिएट होके बना है वहाँ पे, ऑन द स्टेज। चलिए अब एक आखिरी सेगमेंट में पहुँचते हुए डिस्कशन के, आपके साथ अगर ये मौका मिला है, तो इस मौके को ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे। तो आपकी मर्ज़ी के कुछ 2-3 कॉमन या फिर ऐसे जो मैक्सिमम जनता ने सुन रखे हों, ऐसे कुछ गानों के छोटे-छोटे ब्रेकडाउन्स, लिरिक्स के थ्रू जो आप अपने कार्यक्रमों में करते हैं, छोटे-छोटे कोई भी 2-3 गाने जो आपको लगे कि ज़्यादा लोकप्रिय हैं, रेट्रो म्यूज़िक में से। लता जी के कोई, रफ़ी पंचम दा को साहब का सबसे कोई। पहले पहला मौका दिया महमूद ने। हुँ, और जब आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ, तो देखिए कोइंसिडेंस देखिए, हुँ, आज महमूद जी की याद का दिन अच्छा। है ना? तो महमूद ने पंचम दा को कह के गया था, जब फ़िल्म बनाऊँगा पहली, तो यार म्यूज़िक डायरेक्शन तेरे को करना है, हुँ, ठीक है? पंचम दा ने कहा बिल्कुल यार महमूद भाई करेंगे, अच्छे दोस्त थे वो दोनों। हुँ, तो उन्होंने छोटे नवाब नाम की फ़िल्म बनाई। शैलेंद्र साहब को साइन किया गाने उसमें लिखने के लिए लिखने किया। के लिए। अब देखिए एक उसमें कैसे एक ट्विस्ट है हुँ, कि पंचम दा ने ये अपने पापा, अपने फादर, अपने बाबा सचिन देव बर्मन को असिस्ट करते-करते
ये सुनिश्चित करके रखा था कि जिस वक़्त मुझे पहली फ़िल्म मिली, मेरा पहला गाना तो लता दीदी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड होगा। इधर भी एक कमिटमेंट था, इधर भी इधर एक भी एक कमिट में, इधर भी कमिटमेंट एक था। कमिट। मैं बनाऊँगा तो तेरे से म्यूज़िक डायरेक्शन कराऊँगा। हुँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्शन करूँगा तो दीदी से पहला गाना गवाऊँगा। पहुँच गए पंचम, दीदी फ़िल्म बनाओ, बहुत अच्छा है पंचम, बहुत बढ़िया। गाना बोले मैंने बना लिया, उसका धुन बना ली है, हुँ, तो आपको सुनाना है, कल घर आ जाइए। बाजे पे आपको सब उसका मैंने कैसे प्लान किया है, लिरिक्स भी तैयार है। किसने लिखे हैं? बोले शैलेंद्र जी। अरे वाह! ये लिरिक्स हैं, लिरिक्स दे दिया तो हुँ, बहुत अच्छा महेश। ठीक है, तो तुम आ जाओ इधर, बाजा लेके अपन इधर बैठ जाते हैं। नहीं, नहीं, वहाँ वहीं आप आइए ना, थोड़ा इत्मीनान से बैठेंगे, थोड़ा-सा एक बात बनती है। और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के या तो स्टूडियो में जाते थे, घर पे या म्यूज़िक रूम होता था, वहाँ बैठ कर के पहली सिटिंग वहीं होती हुँ, थी। अब बोले मज़े की बात ये है कि उन दिनों में एक मुश्किल उसमें ये है कि उन दिनों में किसी बात को लेकर सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर के बीच में बोलचाल बंद है। अच्छा। और तुम्हारे घर तो नहीं आ सकती बाबा, और मेरा आजकल बातचीत नहीं है। तो दीदी कुछ करते ना बोले आप, अच्छा आप एक काम करना, आप हमारे घर आना, लेकिन आप हमारे घर के अंदर मत। तो फिर बोले आप, वहाँ हमारा बरामदा है ना, बाहर वहाँ बैठते हैं। तो लता दीदी सीढ़ी पर बैठी हैं, हुँ, बाजा लेकर, पंचम दा अंदर बैठे हैं, हाँ, और उस दरवाजे की दहलीज पर वो गाना उन्होंने सुनाया है, घर आजा घिर आई बदरा संवरिया घर। क्या चीज बनी है, कोई सोच सकता है। ये और कहानी थी। मैं अपने दर्शकों को या अपने श्रोताओं को मैं ये भी नोंद करवाना चाहता हूँ, ये नोट करवाना चाहता हूँ, या इस बात को अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि जब गाने को सुने तो उसकी कविता की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हुँ, तो थोड़ा-सा उसकी एक रूहानियत में जाइए कि ये तो ठीक है साहब कि छोटे नवाब का गाना है, पंचन आर डी बर्मन ने उसको म्यूज़िक दिया है, हुँ, लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र जी ने लिखा है, महमूद की फ़िल्म है, पिक्चर का नाम है छोटे नवाब, हो गई एंकरिंग। लेकिन 3 बार मैं कह लूँगा, एक बार ये किस्सा सुना दूँगा, पंचम दा वाला, सचिन देव बर्मन से बातचीत बंद होने वाला और सीढ़ी पर बैठ के करने वाला। नया श्रोता आया तो उसमें कैसे कुछ करूँगा? फिर मेरा वो पोएटिक जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें, तो मैं उसको लाने की कोशिश करता हूँ कि श्रोताओं, ये जो घर आजा घिर आई बदरा सांवरिया, हुँ, इसका जैसे ड्रॉप किया है लता जी ने इसको, जिसे कहते हैं ना कि शब्द को छोड़ना। हुँ, घर, ये कैसे उस पे खरज कैसे लगाया लता जी, और वहाँ कैसे उसको डिलीवर किया है रिकॉर्ड करते हुए। घर आजा, उसमें एक छोटा-सा पॉज़ है एकदम ही हुँ, कि लय टूटना नहीं। घर आजा, रिनोसेंस भी उसमें, कंटिन्यूटी भी है। घर आजा घिर आए, ये घर कौन-सा है? ये लता दीदी जो गा रही हैं, ये किस घर की तलाश है? क्या वो घर जो सांगली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में था, और बाबा की बड़ी सी नाटक कंपनी में छोटी सी दौड़-दौड़ कर गाने बजाने वाली लता, जिसका मूल नाम हेमा था, हुँ, वो वाला घर जो चला गया बाबा के जाने के बाद, तो जिसके लिए दूसरे शहर में, कोल्हापुर में आकर काम करना पड़ा, अभिनय करना पड़ा, जो कभी लता जी करना नहीं चाहती थी। ये वाला घर जो मैं वो नहीं करना चाहती थी। अनदर होम ऑफ एक्टिंग शी नेवर वांटेड टू डू। या फिर अब यहाँ पर भी काम खत्म हो गया, स्टूडियो खत्म हो रहे हैं। चलो मुंबई, फ़िल्म इंडस्ट्री बस रही। एक अनजान शहर की लड़की पहली बार नाना चौक में आकर रहती है। साइकिल उठाकर उस घर में रहती है, वो वाला घर, या साइकिल लेकर स्टूडियो दर स्टूडियो रिहर्सल के लिए भटकती हुई जा रही है, वो स्टूडियो वाला घर, या वो वाला घर जो लता जी ने कभी नहीं बसाया। कहा मेरे आराध्य कृष्ण हैं, मैं तो उस घर में उनके साथ में रहती। कौन सा वाला घर दर्शकों, आप पता लगाइए और सुनिए इस गाने को। घर, इस पर एक अलग तरह का क्या कनेक्ट बात है! बनता है श्रोताओं के साथ। बहुत ही सुंदर। कोई एक और, रफ़ी साहब का कोई बताइए या फिर किशोर कुमार का? रफी साहब को लेकर मेरे मन में बहुत एक अलग तरह की एक सॉफ्ट एक फीलिंग है, थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर। इमोशनल एक विषय, क्योंकि मैंने पहला आर्टिकल अपनी ज़िंदगी का हुँ, रफ़ी साहब की डेथ पे ट्रिब्यूट लिखा था। उसका आर्टिकल का शीर्षक था, एक उसकी तारीख भी मुझे याद है, फिर वो तारीख अभी आ रही है 31 जुलाई।
हुँ। और 31 जुलाई को रफ़ी साहब की डेथ हुई थी। और 1 तारीख को मैं आर्टिकल लेकर गया था, और उसके बाद का जो संडे आया था उस दिन वो छपा था। उस आर्टिकल का शीर्षक था, मखमली आवाज़ की दुनिया का शहंशाह मोहम्मद रफ़ी। इट वाज़ अ फुल पेज आर्टिकल। दैट वाज़ माय फर्स्ट ऑफिशियल फॉर्मल राइटिंग। रफ़ी साहब को लेकर हमेशा वो जो रात, जब रात को 31 जुलाई की रात को पौने 9 बजे समाचार पे सुना कि अब सुनिए एक बहुत दुखद खबर, जाने माने गायक मोहम्मद रफ़ी नहीं रहे, आज दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हुई। मुझे पहली बार आई वॉज 19, मुझे लगता है कि मृत्यु इतनी बेरहम हो सकती है। परिवार में ऐसी उसके पहले कोई ऐसा कोई डेथ या दुखद प्रसंग हुआ नहीं था। अगर हुआ था तो उससे 2-4 ऐसे नज़र से, तब तक ग्रैंडफ़ादर वाज़ अलाइव, ग्रैंडमदर वाज़ अलाइव, नानी, नाना सब घर में एकदम भरा पूरा। वो मृत्यु से जो दुःख का एक जो जो वो टीस होती है, वो पहली बार रात भर बैठ कर के वो समाचार सुनने के बाद में खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। और मैंने कहा इस आर्टिकल को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो कोई पुरानी नोटबुक के पीछे के पन्ने जो खाली रहते थे वो काट के मैंने लिख के उन पर मैंने वो आर्टिकल लिखा, और दूसरे दिन उसको फेयर किया 11 बजे तक। और मैं कम बताता हूँ इस बात बारे में। बिल्कुल। कई सालों तक जब 31 जुलाई आई, तो तब रफ़ी साहब की जब डेथ हुई थी तो रमज़ान का महीना चल रहा था। जो हमारे मुसलमान भाई बहन होते हैं उसमें हुँ। उन्होंने पानी नहीं पीते हैं। तो कई बरसों तक मैंने, रोज़ा रखते हैं, तो कई बरसों तक मैंने इस तारीख को ऐसे ही मैंने निर्जल बिताया इसको। मेरी मदर बहुत इंसिस्ट करती थी ये ऐसे कि मैं कर लूँगा शाम के समय, इफ्तार का समय जब होगा तो मैं भी पानी वानी पी लूँगा। मैंने कोशिश की कैसे, फिर छूट गया वो। लेकिन वो एक अंदर एक टीस पैदा हुई थी, और हमेशा ये लगता था कि ये आदमी, ये इसको मालूम नहीं होता है कि लिरिक्स कब लिखे गए हैं, अदाकार कौन है, संगीतकार ने धुन कहाँ से ऊपर शून्य में से ढूँढ के और ये कैसे उसको निभा देता है ये आदमी। और उस शब्द की आत्मा में, जिसको कहते हैं परकाया में प्रवेश करके ये बात तो है। ये आदमी ये कैसे इस बात को कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये तेरे मेरे सपने अब एक रंग, इसको एक करना, इसको एड्रेस करना। तेरे मेरे सपना जो होता है कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, ये सामान रखा हुआ है यहाँ पर, साज रखे हैं, ऐसा कोई सपना, तेरे मेरे सपने, उस सपने के पीछे पूरी लाइफ, उसके पीछे पूरा जुड़ाव। क्या करिश्मा है ये शब्दों का, लिखने वालों ने, लेकिन उस फील से जोड़ना, ये रफ़ी साहब का ही करिश्मा था। ये मन्ना डे ही करते थे, ये किशोर दा ही करते थे। चिंगारी कोई भड़के, पंचम दा ने उसका कैसे उस उस ऑर्केस्ट्रेशन को किया है, पूरा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेशन अरेंजमेंट जो है पंचम दा ने किया है। कैसे बात निकल करके आती है, और कैसे ये उसमें हमारे जो बीच बीच के पीसेस हैं, कि कैसे कहाँ सेक्सोफोन आएगा, कहाँ मनोहारी सिंह एक सेक्सोफोन का पीस बजा के खोया खोया चांद हुँ। जो गाना है, वो लिखा ही नहीं जा रहा था, शैलेंद्र जी से लिखा ही नहीं जा रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था। समझ में आ रहा लिरिक्स कहाँ मिलेंगे। और सचिन देव बर्मन कहते हैं उनको कि हुँ। शैलेंद्र जी को, शैलेंद्र जी इस गाने को अपने आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है। हुँ। तो शैलेंद्र जी कहते हैं, पंचम को कहते हैं, चलो यार पीछे जू तक जाके ज़रा कुछ घूम घूम के आते हैं, समझ में नहीं हुँ। आता है। और ये जैसे अभी कैसे दिन है ना, हुँ। आसमान में सूरज नहीं दिखता है, और वहाँ पर जुहू बीच पर पंचम दा और शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, और हुँ। शैलेंद्र जी लगातार सिगरेट पी रहे हैं। दोनों बैठे, दूर समंदर ठाठे मार रहा है, उसको देख रहे हैं। और देखते नजर जैसे पूरे इतने बड़े समुद्र ऊपर जाती है, बादल हो गए हैं, बादल में कभी चांद आता है, कभी निकलता है, फिर आता है। और वो कहते हैं, यार पंचम तुम्हारे पेन है कहाँ है जो नीचे, अपने सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं, खोया खोया चांद नरा ना ना ना, क्या बन गया, कैसे बना। ये ये जो चीजें हैं, जो ऑनेस्टी टू द प्रोफेशन, ये बड़ी कमाल की। देखिए ये एक फिल्म हो जाने के बाद में, याद मुझे नहीं आ रहा है, देवानंद के साथ हुँ। की फिल्म, विजय आनंद उसमें डायरेक्टर हैं। और
समथिंग हैपेंड, उस बात लंबी हो जाएगी इसलिए कट कर रहा हूँ। ठीक। एक गाना शैलेंद्र जी ने लिख दिया है हुँ। और वो दर्द का मुश्किल का समय क्या चल रहा है कि उन्होंने जो फ़िल्म बनाने की गलती की है तीसरी कसम, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। कोर्ट केसेस हो गए हैं, शैलेंद्र जी की गिरफ्तारी का वारंट हो गया है, हुँ। शैलेंद्र जी अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 लोगों को 2 सिनेमा को राइट्स बेच दिए हैं। फाइनेंशियल क्रंच में हैं। समझ में नहीं आ रहा मिसेस शैलेंद्र जो है वो पैसे निकाल कर देकर इस सारे टाइम को इसको जी रही हैं कैसे? क्या किया जाए? विजय आनंद 3 दिन से नॉक कर रहे हैं शैलेंद्र जी के घर पर आकर कि शैलेंद्र जी हैं? नहीं। शैलेंद्र जी हैं? नहीं। विजय आनंद एक दिन घर के बाहर दरवाजे पर खार वाले उनके घर पे घर के बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही खड़े हैं। कब तो किसी ने कहा कि थोड़ी देर में आ जाएँगे, तो खड़े ही हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। फिर शैलेंद्र जी को लगता है कि ये ज़रा नाइंसाफ़ी हो रही है, बुलवाते हैं अंदर और विजय आनंद से ईमानदारी से कहते हैं विजय विजय भाई मैं लिख नहीं पाऊँगा, मैं इस मेंटल स्टेटस में नहीं हूँ। और वो गाना एक गाना मैंने लिखा, बाकी गाने मैं पूरी नहीं कर रुला के गया सपना मेरा, उनका सपना, तीसरी कसम, वो गाने के लिरिक्स देते हैं, वो कहते हैं और एक बात कहूँ, मेरे अलावा तुम्हारी फ़िल्म का बात का अगर कोई प्रॉपरली लिख सकता है गाने, तो मजरू सुल्तानपुरी है। प्लीज़ उनको फ़ोन लगाकर आप बोलिएगा कि मैंने कहा है कि शैलेंद्र जी ने कहा है गाने आपको। फिर वो आए पिक्चर में तो मजरू लिखने के लिए। सुल्तानपुरी आता। ये प्रोफ़ेशनल हमारे जो सेरेनिटी थी। हुँ। आज तो काम झपटने का दौर चल रहा है। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आप मजरू साहब से लिखवाइए। ये ऑनेस्टी कहाँ मिलेगी? एक मेहदी हसन वाला भी आपका किस्सा, वो भी सुनना चाहते हैं। मेहदी हसन साहब वाला वाक़या की बात सुनाया है, वो एक बड़ी रूहानियत वाले इंसान थे और देखिए कैसी आवाज़ की लर्ज़िश और कैसा इंसान की अ, जिसकी आवाज़ से ऐसी मुलायमियत मुलायम एक स्वर उनके का निकासी होती थी, मखमली अधुनी। मखमली अंदाज़ और बेसिकली ही वाज़ अ कार मैकेनिक, हुँ। हथौड़ा चलाने वाले उसमें। लेकिन जब बाजा लेके बैठ जाता था, हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में गज़ल को जिन लोगों ने एस्टैब्लिश किया, यू टू स्टार्ट विद के.एल. सेगल साहब, तलत महमूद, बरकत अली, बेगम अख्तर हुँ। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके बाद में जगजीत सिंह वाला ये दौर, ये हुँ। अलग एक दौर है। उन्होंने अलग तरह का एक पैकेज बनाया। लोकप्रियता में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलाम अली आ गए हैं, जगजीत हुँ। जी आ गए हैं, भूपेंद्र मिताली ने भी गाई है, पंकज उदास ने एक बड़ा यूथ को जोड़ने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन ये हैं हमारे जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, ये हुँ। ज्योतिर्लिंग है ये बिल्कुल। 5 ज्योतिर्लिंग है गज़ल की। सहगल, तलत महमूद, बेगम अख्तर, बरकत अली, मेहदी हसन, ये 5 ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी जगमग से गज़ल रोशन है। तो मेहदी हसन साहब इंदौर में लता अवार्ड फंक्शन के अंदर गज़ल प्रेज़ेंटेशन देने आए, नॉट एज़ एन अवॉर्डी, was not offered the Lata हुँ। Award, but he came as a performer. हुँ। तो उन्होंने उम, मुझसे कहा कि कोई लिस्ट वगैरह कुछ अ, आप मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मुझे बता दीजिए तो पहली आइटम मैं अनाउंस कर दूँगा। हुँ। तो क्या आप मैं 2 दिन से उनकी खिदमत में लगा था, उनको पान-वान हुँ। खिला रहा था, उनका कोट-वोट, उनकी अचकन मैंने आयरन करवा-वरवा के लेके आया था। पहले ये सब होटलों में सब अरेंजमेंट होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनका दिल आ गया मेरे पे। तो कहा कि बताइए, मैं पहली बार पब्लिकली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे मित्रों को तो बताई, लेकिन ये हुँ। बात आपके दर्शकों को पहली बार बता रहा हूँ। तो कुछ और दूसरी बात है जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था, उससे अलग बात है ये, अच्छा। और ये सुनने वालों को बहुत मज़ा आएगा। तो हुँ। उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या गाना है? ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। हुँ। पंडित वीजी जोग भी अपना कंसर्ट शुरू करने वाले थे, मैंने उनसे पूछा था, पंडित जी हुँ। आज क्या राग अनाउंस करें? हुँ। आपण सांगा काय? मैंने कहा पंडित जी जय जयवंती बजाइए। बोले अनाउंस कर दो जय जयवंती, आप जो बोलेंगे आज बजाऊँगा। क्या तो बात है! ऐसे मेहदी हसन साहब से मैंने कहा कि क्या पहली आइटम में आपको इंट्रोड्यूस करके हुँ। और पहली आइटम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप बताओ क्या क्या गाऊँ? आपको तो मेरी सारी गज़लें मालूम है। हाँ साहब, आपका जन्म राजस्थान में हुआ। देखिए ये स्पॉन्टेनिटी के साथ आती है बातें, हुँ। इम्प्रॉम्प्टू आती चीज़ें। राजस्थान में आपका जन्म हुआ है ना? और राजस्थान आप जहाँ अभी बैठे हुए हैं, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है इंदौर में, ये मालवा है। मालवा में जो मालवी बोली जाती है, इसकी माँ है राजस्थानी। हुँ। तो क्या
केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इस मांड से इस कार्यक्रम का शुरुआत हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा बोल दीजिए, मैं गाऊंगा। उन्होंने मांड गाई। केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश। ओके सरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश। क्या बात है! काफ़ी मज़ा आया आज। आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज की बस बातचीत का? बस कैसा अब लगा जब हो आपको? जाता है तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और डिस्कनेक्ट होकर आपको करना पड़ता है जो आप जिस हैं हुँ, माहौल में, उसी में आपको रहना पड़ता है। और अगर नहीं रहे तो फिर आप यू डोंट जस्टिफाई द कॉन्वर्सेशन ना, फिर सामने वाले को भी। सो आई मस्ट आस्क यू कि हाउ यू एंजॉयड अरे यहाँ दिस तो कॉन्वर्सेशन। बहुत मैं तो मज़ा आया। ठीक है। एकदम मतलब अगर इफ इट वाज़ नॉट फॉर द कैमरा, वी कुड हैव स्टेड हियर फॉर मच लॉन्गर। आते मतलब रहिए, आप अपन बैठेंगे कभी, और ऐसी बातें इसमें निकलती और दिमाग में रहती भी हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि कैमरा होने से थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि उसको एक दायरे में, एक टाइम में इसको करेक्ट, खत्म करना है। एब्सोल्युटली। तो फिर खिस्सा गोई तो बहुत सारी दिमाग में चलती रहती है, और लेकिन उन पर ख़ैर काम किया जा सकता है कभी भी। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी जी। और आपका जो एक्सपीरियंस था, आपकी कहानियाँ, आपके किस्से, वो सुन के एकदम ही मतलब समा बंध गया है, मैं सच बताऊँ तो। मुझे भी काफ़ी बहुत अच्छा मज़ा लगा। आया आपसे बात करके, और मैं आपके दर्शकों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नए ज़माने की म्यूज़िक को भी एप्रिशिएट कीजिए। पुरानेपन की जो खुशबू है, उसको भी एन्जॉय कीजिए। अच्छे लिरिक्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, परिवारों में हमारा ये सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप, हमारा फ़ेसबुक, इट्स गुड, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़। इवन आई प्रमोट माय शोज़ ऑन सोशल मीडिया, लेकिन अच्छी भाषा के साथ, अच्छी गरिमा के साथ। और गलती हो जाती है, कभी-कभी टाइपो एरर भी हो जाते हैं, कुछ होते हैं। बुरा लगता है यार, ये ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, इसको ठीक करो। बट उसकी जो शालीनता है, उसका जो ग्रेस है, उसकी जो डिग्निटी है, उस पर हम कायम रहेंगे, तो हम अपनी भाषा पर गर्व करेंगे। चलिए। इसी के साथ आज इस बैठक पे विराम लगाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। गुलजार साहब क्या है? एक आवाज है गुलजार, धुंध भरे रास्ते में आगे निकलती और जाड़े की धूप में खिली। क्या बात है! सफेद की सादगी ओढ़े हुए एक ऐसे दरवेश जिनके लिए फुर्सत के रात दिन दरअसल नज़मों और गीतों में बटे हुए वो पल हैं जिनसे एक हरफन मौला कलाकार के दिल का पता लगता है। सुंदर। क्या फ्रेज है अपने आप में, ये देखिए। ये कितनी अच्छी बात है, देखिए कि ये हमारे तमाम गीत अतीत के सिनेमा के यादगार तोहफे हैं। इनको हमारे मनोजगत को संपन्न, पुष्ट और आनंदित करने में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। इन गीतों को पुराना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मेलोडी न पुरानी होती है न नई होती है, बस वो मेलोडी होती है। उसका क्या कोई बात है! एडजेक्टिव नहीं होता, ओल्ड मेलोडी, न्यू मेलोडी, इट्स जस्ट मेलोडी।